हेलो दोस्तों। मैंने आप तक बहुत से लोगों से बहुत सी बातें सुनी हैं। मेरे पास सही टूल्स नहीं थे, इसलिए मैं वॉइस ओवर और हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं कर पाया और मैंने इस यूट्यूब की दुनिया में कभी कोई नया वीडियो नहीं बनाया। उम्मीद है आप मेरी गलतियों को माफ़ कर देंगे और प्लीज़ मुझे बताना कि वॉइस ओवर और ट्रांसलेशन अब ठीक है या नहीं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और बेहतर वीडियो बना सकूं। और मुझे बताना कि ये वीडियो ठीक है तो मैं आगे से सारे वीडियोस ऐसे ही बनाऊंगा। मैंने फिर कहा, भाई पिछले वीडियो के लिए मुझे माफ कर देना। अध्याय 1031 संभावना। जैसे ही आसमान में रोशनी हुई, टस्क नदी के उत्तरी तट पर सुबह की धुंध के बीच शिष्टाचार जागने लगा। पिंजरे से लंबा और मोटा बच्चा अतिथि कक्ष में आया जहां कोना का किलगौर कल रात सोया था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और इस एमाइनो उपनिदेशक के साथ नाश्ता करने की तैयारी की। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या ब्रिगेडियर जनरल भोजन कक्ष की ओर चले गए हैं? फ्रैम का पिंजरा हैरान होकर घूम गया और पहली मंजिल से बाहर चला गया। नाश्ता खत्म होने के बाद सभी को एहसास हुआ कि कोना का किलगौर गायब हो गया है। ड्वेन डांटे के नेतृत्व में वे अतिथि कक्ष के बाहर गए और देखा कि भूमि प्रबंधक रिचर्डसन ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। क्या ब्रिगेडियर जनरल किलगौर को सुबह की सैर का शौक है? एम ने अपने गालों के दोनों सिरों पर चुटकी काटते हुए उत्सुकता से पूछा। फ्रैमी के पिंजरे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। नहीं, क्या आपने कल रात कुछ सुना? बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्टलैंड के चांसलर पलपल ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पूछा। एम को एक पल के लिए याद आया, नहीं, यह बहुत शांत था, छुट्टियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त। उसके बगल में हेजल ने उत्सुकता से कमरे में देखा, लेकिन वह किसी भी संभावना के बारे में नहीं सोच सकी। इस समय फ्रैमी के पिंजरे ने अपना सिद्धांत उठाया। ब्रिगेडियर जनरल किलगौर सेना के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उन्हें अक्सर अप्रत्याशित मामलों को संभालने की आवश्यकता होती है। शायद वह बहुत पहले ही जागीर छोड़कर बैकलैंड लौट आया था। यह स्टीम कार टाइकून स्पष्ट रूप से इसे कमतर आंकने की पूरी कोशिश कर रहा था। बात ऐसा लगता है जैसे वह कुछ जानता है। यह कम से कम उसने अनुमान लगाया कि कोना का किलगौर किसी निजी व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए मेयर मनोर में आया था। क्लेन ने उनकी बातचीत सुनी और बटलर वाल्टर और लैंड स्टुअर्ट रिचर्डसन से भारी नजर से कहा, जागीर में नौकरों से पूछें कि क्या उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल किलगौर को कल रात या आज सुबह देखा था। यदि उन्होंने नहीं देखा है तो किसी को बैकलैंड वापस भेजे और ब्रिगेडियर जनरल किलगौर के परिवार से मिले। उन्हें इस मामले की जानकारी दे, उन्होंने निर्णय लेने दे कि हमें इसकी आवश्यकता है या नहीं। तुरंत पुलिस रिपोर्ट करो। अपने निर्देश देने के बाद क्लेन ने अपने सफेद साइडबन को सहलाया और एम और उसके अन्य मेहमानों से कहा, अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं है। शायद ब्रिगेडियर जनरल किलगौर एक जरूरी मामले के कारण चले गए और हर किसी की छुट्टी नहीं रोकना चाहते थे। चलो ऐसा करते हैं, हम अपनी शिकार योजनाओं को जारी रखेंगे और पुलिस के आने पर वापस लौट आएंगे। ब्रिगेडियर जनरल कोना के किलगौर के साथी के रूप में फ्रैमी के पिंजरे ने संकट का बहाना खड़ा कर दिया था। एक काफी आश्वस्त होने वाला था। मैकॉर्ड और कंपनी ड्वेन डांटे के सुझाव से सहमत हुई और क्षेत्र छोड़ दिया। हेजल ठीक पीछे चली गई और ब्रिगेडियर जनरल कोना के किलगौर के अतिथि कक्ष और उसके पड़ोसी कमरे पर नजर डाली। उसे इस बात का सताने वाला एहसास था कि कुछ सही नहीं है, क्योंकि वह अब चेतन रूप से स्थिति को फिर से बनाने के लिए एक क्रिप्टोनोजिस्ट के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहती थी। हालांकि उसके दिल में डर की तीव्र भावना उभरकर सामने आई। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस चीज से डरती थी, इसलिए अंततः उसने हार मान ली इस विचार से। उसे अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसे ऐसे मामलों में कुछ अनुभव है और उन अनुभवों ने उसे कहा कि वह उन चीजों को नहीं देखे जो उसे नहीं देखना चाहिए, या उन चीजों को नहीं सुनना चाहिए जिन्हें उसे नहीं सुनना चाहिए। मेहमानों और नौकरों के उस मंजिल से चले जाने के बाद कोनिस के अतिथि कक्ष के बगल वाले कमरे में कॉफी टेबल के भार को संभालने वाला मोटा कालीन हिलने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को सोफे और कॉफी टेबल के नीचे से खींच लिया। उसके बाद पीला भूरा कालीन खड़ा हो गया और इसने अपना दूसरा पक्ष उजागर किया। यह ठोस मांस था। मांस छटपटा रहा था और खुद को पुनर्गठित कर रहा था, और यह जल्दी ही एक व्यक्ति, एक मिश्रित रक्त वाले युवक में बदल गया। यह ड्वेन डांटे का सेवक था, इनुई, और ड्वेन डांटे को पूरा करने वाला कोना का किलगौर था। उसका चेहरा भी वैसा ही था और बनावट भी वैसी ही थी। क्लेन के लिए अनूनी को इस तरह से छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह उसे खुद को एक दूसरे व्यक्ति में बदलने और नौकरों के साथ घुलमिल जाने के लिए प्रेरित कर सकता था। एक भ्रम का उपयोग करके उनकी इंद्रियों में हस्तक्षेप कर सकता था, उन्हें इस व्यक्ति के अतिरिक्त का पता लगाने में असमर्थ बना सकता था। यह एक सरल और अधिक विश्वसनीय तरीका था। हालांकि अभिनय एक देवता के लिए महत्वपूर्ण बना रहा। यह पोषण के पाचन में तेजी लाने और नियंत्रण खोने और पागलपन की प्रवृत्ति का विरोध करने की कुंजी थी। इसलिए क्लेन जानबूझकर कई मामलों में विचित्र होने की कोशिश करता। बेशक वह किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। विचित्र और भयानक स्थितियों के निर्माण में भी वह दूसरों को इस पर ध्यान न देने की पूरी कोशिश करता। यह उन्हें रोकने के लिए था, अत्यधिक भय के कारण मानसिक क्षति होने से। विचित्र और भयानक माहौल मुख्य रूप से उसके अंदर के पोषण की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए था। इससे निसंदेह उसके पोषण की पाचन दर में तेजी आती।
लेकिन दर्शक की प्रतिक्रिया के बिना इसका मतलब यह था कि अभिनय पर्याप्त रूप से संपूर्ण नहीं था। इससे विचित्र जादूगर पोषण के पचाने की गति उतनी तेज नहीं रही जितनी उसने कल्पना की थी। इतनी सारी चीजें करने और इतने सारे कृत्यों को आजमाने के बावजूद क्लेन को नहीं लगा कि यह उसके लिए संभव है कि वह इस वर्ष के अंत तक अनुक्रम 3 तक पहुंच जाए। बैकलैंड इस बरों के 2 बेडरूम वाले किराए के अपार्टमेंट में जो एक अस्थिर कुर्सी पर बैठे हुए दिन में खिड़की से बाहर देख रही थी, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। फोर्स ने लार लिंगन ली और जो के सामने बैठ गई, जिससे उसकी दृष्टि रेखा रुक गई। ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी सारी प्रेरणा खो दी है। क्या आप नहीं जानते कि उस उत्तर को प्राप्त करने के बाद क्या करना है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी राजा तक पहुंच नहीं है। धीरे धीरे सोचकर वो आंखें चकनकाई। भले ही वह अपने पिता की प्रतिष्ठा को भुलाने के लिए या बदला लेने के लिए हो, राजा का सामना करने की संभावना कम है। मैं ऐसी कोई चीज पूरा करने का कोई तरीका नहीं सोच सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत कमजोर हैं। जब आप अनुक्रम 4 पर पहुंचते हैं और एक देवता बन जाते हैं तो आप कई समाधान खोज लेंगे। एकमात्र समस्या यह है कि उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करना अधिक खतरनाक होगा। इसके अलावा आप अभी भी शर्मन को मॉनिटर करने वाले व्यक्ति की तरह दूसरों का उपयोग कर सकती हैं। वह भी यह जानना चाहती थी कि वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड किसके प्रति वफादार है। उसे राजा के रहस्य में दिलचस्पी होनी चाहिए। शर्मन जो ने नाम दोहराया और जैसे ही उसकी मानसिक स्थिति अचानक ठीक हो गई। उनके बगल में मेज पर एक कांसे का क्रॉस और एक भूतिया नीला रतन था जो एक ऊर्ध्वाधर आंख की तरह लगता था। रतन के बाहर धागे जैसा पैटर्न था जो परे की विशेषता थी जो शर्मन की मृत्यु के बाद दिखाई दी। इससे इसके आसपास की चीजें हल्की दिखाई दी और इससे उसकी सुंदरता बढ़ गई। हालांकि कांसे के क्रॉस के चारों ओर होने के कारण इसकी चमक एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रही। वह मॉनिटर दोषियों में से एक है शर्मन की मृत्यु के पीछे, जो ने गंभीरता से कहा। उन्होंने पहले ही मृत शर्मन को दफनाने के लिए जगह खोज ली थी और फोर्स ने लमानो उजाकर मृत शर्मन को दफना दिया था। फोर्स ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, यही कारण है कि उसे राजा के रहस्य की जांच करने और गुप्त खतरे के संपर्क में आने के लिए उकसाया गया था। क्या आपने नहीं कहा कि वह इस पर नजर रखने में सक्षम हो सकती है कि हम कहां रहते थे? हम गुप्त रूप से लौटने का अवसर पा सकते हैं और मेल बॉक्स में एक पत्र लिख सकते हैं और वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड को लिखें कि राजा गॉर्ज तृतीय के प्रति वफादार है और उसके पास एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस तरह से मुझे विश्वास है कि वह इसे देख सकेगी। जो ने ध्यान से सोचा और गंभीरता से सिर हिला दिया। ठीक है। इस पर चर्चा करने के बाद वे आगे क्या करने वाले थे? फोर्स खड़ी हो गए और कांसे के क्रॉस की ओर इशारा किया। अब समय आ गया है कि हम मिस्टर फूल के प्रति हमें मिली सभी मदद के लिए अपनी ईमानदारी दिखाए। मैं अब इसे मिस्टर फूल के लिए बलिदान करने की योजना बना रही हूं। क्या आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, जो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मेयर मैनोर ये एक और शाम थी। कोना का किलगोर के परिवार को खबर भेजने का इंतजार करना पड़ा क्योंकि एमाइनो अपनिदेशक अक्सर इस प्रकार का काम करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में शामिल होते थे। इसलिए मैक और कंपनी घबराई नहीं। उन्होंने उन जानवरों का उपयोग किया जिन्होंने उनका शिकार किया और जागीर के पिछवाड़े के लॉन में एक पार्टी में अलाव पर उन्हें भूनते हुए देखा। पुरुषों को अपनी आस्तीनें चढ़ाकर भूनने वाले रैक के चारों ओर व्यस्त देखकर महिलाएं कभी कभी मदद के लिए आगे आती थी और बच्चे उत्सुकता से धड़ धड़ दौड़ते थे। क्लेन भी मीठी सफेद शराब का एक कप हाथ में ले लिया जो मेयर मैनोर का एक बढ़िया उत्पाद था और एक सफेद लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसकी होठों पर मुस्कान थी। उसके बगल में उसका मिश्रित रक्त वाला सेवक अनूनी ही था जो निर्देशों की प्रतीक्षा में सीधा खड़ा था और जागीर की मुख्य इमारत के एक विशेष कमरे में 2 आंखें चुपचाप नीचे देख रही थी। यह उस व्यक्ति का था जो अनूनी ही की तरह दिखता था। शाम की हवा चली। जैसे ही क्लेन उठने वाला था और रोस्टिंग रैक पर डेजी का मांस भूनना शुरू करने वाला था, उसने अचानक एक आकृति को अपने सामने अस्तित्व में आते देखा। यह रियाना था जिसने एक साधारण वस्त्र और पेड़ की छाल को बेल्ट के रूप में पहना था। गुप्तचर के स्नॉकर ने ड्वेन डांटे को देखा और कहा कि भूमिगत खंडरों में कुछ खास नहीं है। इसके बाद उसने किस बात की मुख्य बातें बताई जिन्होंने और 3 आर्च बिशपों ने एक प्रिंस ऑफ सोनिया ग्रोव ऑगस्टस द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखा। यह कोई मतलब नहीं रखता। क्लेन के मन में जो पहला विचार आया वह शंका था क्योंकि वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड के पास व्हाइट कैटरीना के संत थे जो उसे सहायता प्रदान करते थे। इसका स्पष्ट मतलब यह था कि राजा के घुटने भूमिगत खंडरों के स्थान पर महतल के संप्रदाय के साथ संबंध पूरी तरह नहीं तोड़े थे। महतल संप्रदाय के उनके निरंतर संबंध का मतलब यह था कि यह कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे अब रक्ताष्टभग खंडरों को अपने पास रखने की उम्मीद के रूप में समझाया जा सके। इस तरह के गहन सहयोग के साथ क्या महतल संप्रदाय और मनोविज्ञान के एल्केमिस्ट लूट को विभाजित नहीं करना चाहेंगे? इस स्थिति में वे सीधे 3 चर्चों की मदद क्यों नहीं चाहेंगे? क्लेन ने सहज रूप से विश्वास कर लिया कि खंडहरों की समस्या का वास्तव में पता नहीं चला। उसे शक था कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई रिसाव हुआ जिससे राजा को तैयारी करने का मौका मिल गया। मैं मैरियाना के साथ भविष्यवाणी और भविष्यवाणी के तरीकों के माध्यम से कुछ गलत पाने की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। मेरे द्वारा कोना का किलगौर की हत्या से लेकर 3 चर्चों के संयुक्त अभियान तक इसके बारे में जानने वालों की संख्या 10 से अधिक नहीं है। उनमें से प्रत्येक चर्च के अधिकतम पदस्थ अधिकारी शामिल हैं। यह कैसे संभव है कि रिसाव हुआ? वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड की समस्या के परिणाम स्वरूप खंडरों में रहने वाले लोगों को आकस्मिक योजनाएं बनानी पड़ती। नहीं, उनका स्तर उस लेवल का नहीं था। यहां तक कि कोना का किलगोर को भी सटीक स्थिति का पता नहीं था, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। वह केवल महतल संप्रदाय के साथ संपर्क स्थापित करने और परिधि पर मामलों को संभालने का प्रभारी था। शायद उसे भूमिगत खंडरों का पता भी नहीं था। क्लेन के विचार घूमने लगे जब उसने कारण की तलाश की। उसने पहले वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड के कारण उनके तैयार होने की संभावना को समाप्त कर दिया। आखिरकार राजा के रक्षा कप्तान की मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण या निर्णायक नहीं थी।
ऐसे में बहुत कम संभावनाएं थी जो स्थिति को समझा सकती। एक तो इस घटनाक्रम के बीच रहस्य जानने वाले किसी व्यक्ति ने विशेष कारणों से जानबूझकर या अनजाने में बात लीक कर दी। दूसरा, उन्होंने कोना का किलगोर की सामान्य सी दिखने वाली स्थिति में कुछ गड़बड़ देखी थी, लेकिन क्लेन ने ध्यान नहीं दिया। मनोविज्ञान के अल्केमिस्ट भी आपस में मिले हुए हैं। क्या मेरे विचारों को पढ़ा जा सकता है और रहस्य उजागर हो सकता है? लेकिन मेरे पास दूसरा कोहरा मुझे बढ़ा रहा है। कोई बात नहीं, कुछ असामान्यता तो होगी ही। यह बिल्कुल वैसा ही है जब मैं एंडरसन के साथ उस वाक्य देवता का सामना करता हूं। मनोविज्ञान एल्केमिस्ट की उत्पत्ति हर्मीज द्वारा छोड़ी गई किसी चीज से हुई है। हर्मीज यह है, जैसे उसने इसके बारे में सोचा, क्लीन की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। जब उसने अरियाना पर एक नजर डाली तो उसने स्वयं इसके बारे में गहराई से सोचने से रोक लिया। उसने पूछा, क्या यह स्थान छिपा हुआ है? बहुत, अरियाना ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उसके पीछे लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्लीन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सांस ले कहा कि सम्राट रोजल ने एक बार अपनी डायरी में लिखा था कि उस प्राचीन गुप्त संगठन के सभी सदस्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो क्या यह संभव हो सकता है कि 3 चर्चों के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का सदस्य हो? और क्या यह हो सकता है कि अरियाना और आर्चबिशप ने खंडरों को देखा असली नहीं थी, बल्कि कल्पित की गई थी? अध्याय 10-32 बलदायक शोधक। अपने विचारों को रोकते हुए और अपने सामने छुपे हुए देवदूत को देखते हुए क्लेन ने अपने शब्दों पर विचार विमर्श किया। क्या ऐसी संभावना है कि जो खंडहर आपने देखा वो वास्तव में कल्पना की गई हो? उन्होंने सीधे तौर पर एडम या ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का उल्लेख नहीं किया। उन्हें डर था कि एरियाना के छिपने के क्षेत्र में ऐसे मामलों पर चर्चा अभी भी एटम द्वारा सुनी जाएगी, जिसने दर्शक पथ की विशिष्टता का इस्तेमाल किया और हाल ही में 008 प्राप्त किया। चूंकि वो एरियाना के छिपने की दुनिया के अंदर था, क्लेन का मानना था कि एडम और ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के बारे में सोचने से कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी, लेकिन जोर से कहने पर ऐसा जरूरी नहीं था। आखिरकार मिस्टर डोर उस समय सम्राट रॉसल के साथ एडम के बारे में स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकते थे, न केवल एक गुप्त जादूगर की गुप्त रखने की परे शक्तियों के कारण, बल्कि इसलिए भी अधिक क्योंकि वो स्वर्गदूतों का राजा भी था, जो एडम और अम्मून से कम नहीं था, शायद उससे भी ऊंचा। कल्पित। एरियाना ने क्लेन के कीवर्ड को धीरे से दोहराया, जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो, पर अपने स्तर पर वो प्राचीन इतिहास और 22 मार्गों की मुख्य विशेषताओं से अनजान नहीं थी। इसके अलावा वो एक देवदूत भी थी जो छिपने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती थी। चर्च की सभी गोपनीय सूचनाओं को पढ़ने में उसकी सर्वोच्च योग्यता थी। कुछ सेकंड बाद एरियाना ने ड्वेन डांस को देखा, जो वहीं बैठा रहा। कोना के किलगोर के कथन से मनोविज्ञान कीमियागर। ये स्पष्ट था कि राजा का गुट मनोविज्ञान के रसायनज्ञों के साथ काम कर रहा था, और ये एक ऐसा संगठन था जिसके नियंत्रण में दर्शक मार्ग था। क्लेन ने पहले सिर हिलाया और फिर कहा, उनके उच्च अधिकारियों के पास कल्पना को वास्तविकता में बदलने की क्षमता नहीं है। इस दुनिया में केवल 1 या 2 लोग ही हैं जिनके पास ऐसा अधिकार है। एरियाना ने सोच में सिर हिलाया। मैं समझता हूं। अब जब भूमिगत खंडहर हमारे लिए खुले हैं, तो मुझे इसे सत्यापित करने का मौका मिलेगा। यदि ये सच है, तो इसका मतलब है कि चर्च ऑफ स्टीम एंड स्टॉर्म्स के 1 या कई आर्क बिशप उसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की संभावना नहीं जताई कि एवरनाइट चर्च के ऊपरी क्षेत्र समस्याग्रस्त थे, क्योंकि देवी के पास छिपने का अधिकार था। ऐसी बातों को लंबे समय तक उससे छिपाकर रखना बहुत मुश्किल था। क्लेन आश्चर्य से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। भूमिगत खंडहरों को 3 चर्चों के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। हाँ, यदि ये वास्तव में कल्पना की गई है, तो इसका मतलब है कि उनका सहयोग सफलता के कगार पर है और उन्हें बस चीजों को थोड़ा और विलंबित करने की आवश्यकता है। एरियाना ने सरलता से अपने सिद्धांत की व्याख्या की। मैं भी यही सोच रहा हूं। समय की लहर सब कुछ डुबाने के लिए आ रही है। शुक्र है मैं पहले से कहीं अधिक तैयार हूं। अब मेरे पास एक देवता स्तर का जादूगर है और कुछ क्षेत्रों में वो मुझसे अधिक मजबूत है। आखिरकार वो मेरी बियॉन्डर शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जबकि मैं उसकी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिजारो जादूगर औषधि को जल्द ही पचा नहीं सकता और अपनी उन्नति नहीं चाहता। मेरी कठपुतली को मजबूत करना भी खुद को बचाने का एक प्रभावी उपाय है। मैं इस पर भी ध्यान दे सकता हूँ। सैंगविन्स और मिस शेरन की रो स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ साजिश। क्लेन के विचार तुरंत स्पष्ट हो गए। उन्होंने अपने विचारों पर राज किया और लापरवाही से पूछा, क्या तीनों चर्च प्रिंस ग्रॉन के स्पष्टीकरण पर संदेह करते हैं? वे नहीं करते। एरियाना ने स्पष्ट रूप से अपना सिर हिलाया। कोना के किलगोर ने कैटरीना का उल्लेख किया था, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है।
आखिरकार वे समझा सकते हैं कि राक्षस संप्रदाय से अलग होने के बाद कैटरीना को चीजों पर चर्चा करने और संशोधन करने का प्रयास करने के लिए भेजा गया था, लेकिन क्रो ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान चूंकि वे एक दूसरे के रहस्यों को जानते थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी बैठक में कोई कार्यवाही नहीं की। तब ये समझाया जा सकता है कि कोना के किलगोर, एक देवता जो इस मामले से अनभिज्ञ थे, ने गलती की कि सहयोग का प्रयास अभी भी जारी था, और एक देवदूत परिवार का सामना है जो सेना में कम से कम आधी ताकत रखता है। तीनों चर्च तुरंत उनके साथ शिष्टाचार नहीं गवाएंगे जब तक कि कोई सबूत न हो। सबसे पहले वे एकीकृत नहीं हैं और उन्हें विचार करना होगा कि यदि ग्रह युद्ध छिड़ जाता है तो फेंटर, इनेस और फेपोटर जैसे देश, साथ ही अनंत चमकते सूरज, युद्ध के देवता, पृथ्वी की माता और ज्ञान और बुद्धिमत्ता के देवता के चर्च तिथि का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्लेन तुरंत वर्तमान स्थिति का विश्लेषण लेकर आया। उन्होंने बस ये उल्लेख किया कि विकाउंट में सफेद सेंट कैटरीना के परीक्षण के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा क्लेन अभी भी खतरनाक टिसी को ढूंढकर उसे खत्म करना चाहता था, उसे जाने देने की अपनी गलती की भरपाई, सिर्फ इसलिए कि वो उसका उपयोग करना चाहता था। उसका मूल्य स्पष्ट रूप से उसके जितना खतरनाक नहीं था। मैं भी ऐसा करने का प्रयास करूंगा। एरियाना ने संकेत दिया कि वो कैटरीना से जुड़े सुराग की जांच करेंगी। मुझे कहना होगा कि मेरे साथ किसी मामले पर चर्चा करते समय मैडम एरियाना का रवैया काफी आरामदायक है। वो उस कृपालु रवैये का प्रदर्शन नहीं करती जो एक देवदूत या आर्क बिशप का होता है। वो मेरे साथ पूरी तरह से अपने समकक्ष व्यवहार करती है। एरियाना की बातें सुनने के बाद क्लेन को एक चौंकाने वाली भावुकता आई। इसके बजाय उसने पूछा, क्या मनोविज्ञान कीमियागरों के विन रैम्बस को पकड़ लिया गया है? ये कोना के किलगोर द्वारा प्रस्तुत गवाही में उल्लिखित प्रमुख व्यक्तियों में से एक था, उन सुरागों में से एक जिसने राजा के गुट के कार्यों को उजागर किया। एरियाना ने संक्षिप्त उत्तर दिया, वो लापता है। जैसा कि अपेक्षित था, रिसाव की संभावना फिर से बढ़ गई है। विन रैम्बस भूमिगत हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मिस जस्टिस और अन्य सदस्यों से सीधे संपर्क नहीं कर सकता। जब समय आएगा तो वो पहले से ही कुछ समय के लिए उससे नफरत करता है। एकमात्र समस्या ये है कि क्या एडम बैकलैंड में दिखाई देगा और नकली खंडहरों की कल्पना करेगा। यदि ऐसा मामला था तो विन रैम्बस पर हमला करने का मतलब ये हो सकता है कि एडम के राजा द्वारा उस पर नजर रखी जा रही थी। ये भी हो सकता है कि वो बिना किसी को बताए विन रैम्बस के पास बैठेगा। क्लेन जितना ज्यादा सोचता, उसका सिरदर्द उतना ही अधिक होता। कहना यह था कि युग जिसमें देवता शायद ही वास्तविक दुनिया में उतरते हैं, उनके दो भाई एडम और अम्मोन किसी के स्तर और शक्ति की सीमा थे। वे भयानक, शक्तिशाली, डरावने और आक्रामक का पर्याय थे। देवदूतों का राजा एक देवता का सबसे निकट का अस्तित्व था। अम्मोन की तुलना में मैं एडम से अधिक डरता हूं। हो सकता है वो आपके पास बैठा हो, आपकी बातें सुन रहा हो और आपको मुस्कुराते हुए देख रहा हो, जबकि वो आपके सबसे सच्चे विचारों को पढ़ रहा है, जिससे आप सबसे स्वाभाविक, तार्किक लेकिन चौंकाने वाले तरीके से मर जाएं। इस विचार पर क्लेन को आसपास देखने से रोक नहीं सका। उसे डर था कि शुद्ध दिखने वाली आंखों और दाढ़ी वाला साधारण पुजारी एक ट्रे लिए भुनने के रैक के पास खड़ा होगा और भोजन का प्रतीक्षा कर रहा होगा और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होगा। निसंदेह क्लेन ने कुछ भी पता नहीं लगाया। उसकी प्रतिक्रिया को देखकर एरियाना ने शांति से कहा, वो यहां नहीं है। कुछ शुक्र है, छिपे हुए देवदूत का आशीर्वाद है। क्लेन ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और धीरे से सिर हिलाया। मैं विन रैम्बस के ठिकाने का ध्यान रखूंगा। एरियाना ने सिर हिलाया और कहा, यह मामला खत्म होने के बाद आप देवी से वरदान के लिए प्रार्थना करने का प्रयास कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देवी मेरे अब तक के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट है। समय आने पर वो मुझे तुम्हारी औषधि फॉर्मूले की विद्या प्रदान करेगी। क्लेन ने एरियाना को मोटे तौर पर समझाया। वो खड़ा हुआ और अपनी छाती को 4 बार थपथपाया। महिला की प्रशंसा करें। एरियाना ने भी लाल मून बनाया। महिला की प्रशंसा करें। उसकी आकृति थोड़ी थोड़ी करके गायब हो गई, जैसे कि उसे मिटा दिया गया हो। फिर भी अलाव पार्टी में मेहमानों को आगमन की सूचना बिल्कुल सौंदर्यात्मक नहीं थी। क्लेन फिर से बैठ गया और अपनी स्थिति का विश्लेषण अलग दृष्टिकोण से करने लगा। कोना के किलगोर बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए। मैडम एरियाना द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और उनके द्वारा कहे गए शब्दों से यह साबित होता है कि MI9 के उपनिदेशक उनके हाथ में हैं। दूसरे शब्दों में, कोना के किलगोर पर हमला निश्चित रूप से एवरनाइट चर्च से संबंधित है। कोना के किलगोर मेयर मैनर में गायब हो गए
जो ड्वेन डांस का है और वो एवरनाइट की देवी का उपासक है। राजा के गुट और मनोविज्ञान के कीमियागरों को ज्ञात है कि ड्वेन डांस एवरनाइट चर्च का एक गुप्त मुखबिर होने की पुष्टि कर सकता है। इस तरह से मेरी सुरक्षा की गारंटी की जा सकती है, लेकिन मैं निगरानी से बच नहीं सकता। मुझे सावधान रहना होगा। मुझे एक नया नौकर जोड़ने का कारण सोचना होगा। मैं कोना के किलगोर या अनूनी को इस तरह से नहीं छिपा सकता। इससे किसी समस्या का पता लगाना आसान हो जाएगा। या शायद मैं कठपुतली को मानव त्वचा के कपड़े में बदल सकता हूँ, अन्य कठपुतली के साथ मिलकर। जैसा कि उसने सोचा, क्लेन खड़ा हुआ और मीठी सफेद शराब का ग्लास उसके पास की मेज पर रख दिया। फिर वो जागीर की मुख्य इमारत की ओर चलने के लिए मुड़ा और एक बाथरूम में घुस गया। फिर वो 4 कदम वामावर्त घुमा और भूरे कोहरे के ऊपर आ गया। उसने समुद्री देवता के राजदंड को बुलाया और मेयर मेलर के हर कोने का निरीक्षण करने के लिए अनूनी के रूप में चिन्हित प्रार्थना स्थल का उपयोग किया। इस प्रक्रिया के दौरान क्लेन का मन कुछ तनावग्रस्त था। उसे चिंता थी कि वो पुजारी को दाढ़ी और सुनहरी आंखों वाले साधारण कपड़ों में देखेगा। इस पुजारी को देखने की तुलना में वो इस बात से अधिक डर रहा था कि पुजारी ऊपर देख रहा है और हाथ में शराब का ग्लास उठाकर उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। सौभाग्य से कई निरीक्षणों के बाद उसने पुष्टि की कि मीकर मैनर में कुछ भी असामान्य नहीं था। क्लेन ने राहत की सांस ली और अपनी आध्यात्मिकता वापस ले ली। फिर उसने लंबी मॉडल वाली मेज पर रखे ब्रॉन्ज क्रॉस पर नजर डाली। ये वो वस्तु थी जो जादूगर और जज ने हाल ही में बलिदान की थी। उन्होंने कहा था कि वो मिस्टर फूल को इसके आशीर्वाद और इस अस्तित्व को खुश करने की आशा है। ऐसा नहीं लगता कि इसका लेवल कम है। क्लेन ने कांटेदार क्रॉस उठाया और अपनी शक्ति और नकारात्मक प्रभावों से परे रहस्यमय वस्तुओं का तुरंत पता लगाने के लिए भविष्यवाणी का उपयोग किया। वे दोनों एक ही थे। क्रॉस पतन, भ्रष्टाचार, क्षरण, अंधेरा, बुराई, बीमारियों और अन्य डोमेन की शक्तियों को साफ कर सकता था, जिससे वे तेजी से नष्ट हो जाएं जब तक कि कुछ भी न बचा हो। इसी कारण से ये रहस्यमयी वस्तु परे की विशेषताओं के मानसिक क्षरण को भी दूर कर सकती है, और ये शुद्धकरण के कारण ही ब्रॉन्ज क्रॉस अन्य रहस्यमयी वस्तुओं के साथ। अध्याय 1033 वहां प्रकाश होने दो। हाथ में कान से क्रॉस की जांच करते हुए क्लीन को कम से कम एक ग्रेड 1 मोहरबंद कलाकृति प्रमाणित किया गया था। इसके शुद्धिकरण प्रभावों के अलावा इस रहस्यमय वस्तु में चमकता हुआ सूर्य और सूर्य क्षेत्र के अन्य देवता स्तर के मंत्र भी थे। जहां तक इसके नकारात्मक प्रभावों का सवाल है, अगर कोई इसका सही तरीके से उपयोग करे तो उन्हें हल करने में कोई समस्या नहीं थी। उदाहरण के लिए उन लोगों की मदद करना जो परे की दुनिया में ठोकर खा गए और इस पागलपन से बचकर फिर से सामान्य इंसान बनने की उम्मीद करते हैं। इसका उपयोग उन लोगों के लिए भी किया जा सकता है जो अतिरिक्त उपभोग करते हैं, बियॉन्ड विशेषता को स्रावित करने के लिए। औषधि, हालांकि इसके लिए सटीक समय की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह आसानी से एक अनुक्रम को गिराने का कारण बना। निसंदेह औषधि द्वारा पुनर्निर्मित किया गया शरीर और आत्मा निश्चित रूप से एक सामान्य मानव के सार के साथ बार बार होने वाले संघर्ष से पीड़ित होंगे। इस घेरे से पीछे हटने के लिए इस कान से क्रॉस पर भरोसा करने वाले परिवासियों को निसंदेह अवशिष्ट प्रभाव भुगतना पड़ेगा और उनके मार्गों और अनुक्रमों के आधार पर सटीक परिस्थितियां भिन्न होंगी। ये बना क्लिनाई का ये अब तक देखा गया सबसे उपयोगी और मूल्यवान नकारात्मक प्रभाव था। उनके लिए एकमात्र समस्या यह थी कि इस कान से क्रॉस को अधिक समय तक अपने साथ नहीं रखा जा सकता था। वह इसे अपनी कठपुतली को भी नहीं सौंप सकता था, क्योंकि यह कठपुतली की विशेषताओं से परे को बाहर निकाल देगा और उसके अनुक्रम को गिरा देगा। और एक कठपुतली अब उन्नति के लिए औषधि का उपभोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके आध्यात्मिक शरीर अनिवार्य रूप से मर चुके थे। जहां तक सामान्य प्राणियों को कठपुतली में बदलने की बात है, वे पहनकर सूर्य की स्तुति करेंगे, इसे लंबे समय तक क्रॉस करता है और उसके नियंत्रण से बच जाता है। मैं इसे केवल भूरे कोहरे के ऊपर छोड़ सकता हूं और जरूरत पड़ने पर ही इसे बाहर निकाल सकता हूं। एक विचित्र जादूगर के लिए दुष्प्रभाव ज्यादा नहीं होता। आखिरकार मैं बिना तैयारी के प्रदर्शन नहीं करता। मैं बाद में पुष्टि करूंगा कि क्या ये किसी अछायट से मेल खाता है। यदि ऐसा होता है तो लाइट पोशन के पुजारी को पचाने के बाद मैं इसे लिटिल सन को बेच दूंगा। मेरा मानना है कि सिल्वर शहर की 6 सदस्यीय परिषद के प्रमुख एक सीलबंद कलाकृति के साथ इसका आदान प्रदान न करने में कंजूस नहीं होंगे। समान मूल्य का सूर्य मार्ग अन्य मार्गों की तुलना में देवताओं की परित्यक्त भूमि के लिए स्पष्ट रूप से अधिक उपयुक्त है। क्लेन ने अच्छे मूड में सोचा और कान से क्रॉस को लंबे मॉडल वाली मेज पर वापस रख दिया। उन्होंने तुरंत पुष्टि नहीं की और 16 बर्कलैंड स्ट्रीट पर लौटने तक इसे छोड़ने की योजना बनाई। जब ऐसा होगा तो वह सीलबंद कलाकृतियों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए स्वप्न भविष्यवाणी का भी उपयोग करेगा। चूंकि मैगर मैनर भूमिगत खंडरों के बहुत करीब था, उसे डर था कि शाही परिवार का देवदूत है या शायद एडम भी उस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था। यदि उनके प्रयोग कुछ बदलाव लाने और घुसर कोहरे में हलचल मचाने वाले होते तो उनका सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो सकता था। भले ही यह सीलबंद कलाकृति किसी अजायड के अनुरूप न हो, यह निश्चित रूप से सूर्य मार्ग से है।
अधिक से अधिक यह अन्य परेतर विशेषताओं के साथ मिश्रित है, नहीं इसे निष्कासित कर दिया जाएगा। और चर्च ऑफ द अटर्नल ब्रेजिंग सन का ट्रेडमार्क सोमे से बना एक पवित्र प्रतीक है, एक अमूर्त सूर्य जिसका क्रॉस से कोई लेना देना नहीं है। किसको? इस संभावना को समाप्त करने के बाद सूर्य क्षेत्र से संबंधित एकमात्र चांदी का निर्माता, प्राचीन सूर्य देवता एडम और अमून का पिता, संदिग्ध ट्रांसमाइग्रेटर का शहर है। यह वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड के हाथों में दिखाई दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक विशेष अर्थ में यह ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर है जो शाही परिवार और मनोविज्ञान के रसायनज्ञों के साथ सहयोग कर रहा है? यह सिर्फ एक छलावा है? निसंदेह और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हो सकता है कि इसे ऑगस्टस परिवार ने पाया हो, क्योंकि वे काफी प्रसिद्ध चौथे एपिक में दूत परिवार हैं और इसका एक लंबा इतिहास है। प्राचीन सूर्य देवता की कुछ वस्तुएं मिलना सामान्य बात है। यदि यह सीलबंद कलाकृति वास्तव में एडम द्वारा प्रदान की गई थी, तो क्या यह उसकी व्यवस्था का एक हिस्सा हो सकती है? राक्षस का सामना करना जो स्पष्ट रूप से एक दुष्ट देवता के साथ शामिल है, और उसके साथ ही वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड जिन्होंने शुद्धिकरण क्रॉस का उपयोग करना चुना और अन्य वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ दिया, यह व्यवस्था बहुत उचित है। शर्मिन को समाप्त करने का निर्णय लेने पर, क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि क्या वह एक दुष्ट देवता से भ्रष्ट हो गई थी और दुर्घटनाओं के घटित होने से डरता था, उसने किसी प्रत्यक्ष आक्रामक साधन का उपयोग नहीं किया और इसके बजाय शुद्धिकरण क्रॉस को सक्रिय करने में समय बर्बाद किया। यह भी बहुत उचित है। हाँ, यह सब बहुत उचित है। मैं निश्चित नहीं हूं कि इस परिणाम की व्यवस्था होने के कोई संकेत हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैरियागो 08 का डर फिर से उठ रहा है। हाँ, मिसिजियन और मिस जजमेंट ने पहले एडम के बारे में निजी तौर पर चर्चा की थी। इसमें देवताओं की छोड़ी भूमि, विशाल राजा के दरबार और देवदूत के राजा से संबंधित मामले शामिल थे। ये, भले ही इसकी व्यवस्था एडम द्वारा की गई थी, वह इसे हमें क्यों देना चाहता है? जब क्लेन ने इसके बारे में सोचा तो उसके सिर में झुंझुनाहट होने लगी। उसने खुद को शांत करते हुए बर्कलैंड स्ट्रीट पर लौटने के बाद आगे के प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने हिचकिचाया नहीं और तुरंत वास्तविक दुनिया में लौट आया। जहां तक कोना के किलगौर की वस्तुओं का सवाल है, उसने स्थिति की प्रारंभिक समझ हासिल करने के लिए ग्रे फॉक्स संवर्धन के बिना पूरी तरह से अपनी भविष्यवाणी शक्तियों पर भरोसा किया। प्रकाश और छाया के कंडरों के अलावा, जिसे चर्च ऑफ द ओवरनाइट के नेतृत्वकर्ता एरियाना ने ले लिया था, और भूमिगत खंडरों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बैज। कोना के किलगौर में दो अन्य रहस्यमय वस्तुएं थीं। उनमें से एक था रेवर्स की दशाताश की चीख, जिसका उल्लेख एरोस ने किया था। इसकी उत्पत्ति एक असफल से बलिदान से हुई थी और इसके दो तरीके थे। एक था साधारण शॉट, इसकी शक्ति जोकर की हवाई तोप से थोड़ी कमजोर थी। दूसरा था मशीन गन स्वीप, यह 1 से 2 सेकंड में बड़ी संख्या में गोलियां उगल सकता था। ये 2 से अधिक मोड़ वाले दशाताश की चीख के साथ आए थे। देवताओं पर एक निश्चित स्तर का प्रभाव था, लेकिन यह बहुत अधिक प्रभावी नहीं था। बेशक हर देवता इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकता। स्वाम क्लेन की तरह इसके पास इसका सामना करने के लिए कोई हास्यास्पद शरीर या सुरक्षा नहीं थी। दूसरी वस्तु भाग्यशाली घास थी। यह बहुत साधारण दिखती थी, एक 4 पत्ती वाली तिपतियां, जिसे एक रक्षात्मक तावीज के रूप में बनाया गया था। इसकी शक्ति के बाद एक असफल प्रयास के बाद सफलता की संभावना को जमा करना थी। इसका नकारात्मक दुष्परिणाम यह था कि इसने पहनने वाले के चारित्रिक दोषों को बढ़ा दिया। इस पर क्लेन का मूल्यांकन इसका नाम बदलकर मदर ऑफ सक्सेस रखना था। ये दोनों रहस्यमय वस्तुएं क्लेन के लिए बहुत कम मूल्यवान थीं। उसने उन्हें कोना के किलगौर की व्यक्ति पर जारी रखा। उसके बजाय दिनसा एक मैरियोनेट ही उसकी सबसे बड़ी फसल थी। वकीलों में लक्ष्य को निर्देशित और समझाने की क्षमता और कानून की कमियों की गहरी समझ और ज्ञान था। बर्बरी ने शक्ति और संविधान प्रदान किया जिसने नियम तोड़े। रिश्वतखोर के पास रिश्वत थी, भ्रष्टाचार के बैरन के पास विकृति थी, अव्यवस्था के मास्टर के पास अव्यवस्था थी और गिरे हुए अर्ल के पास दान, महिमा और शोषण था। वे सभी बहुत अच्छी शक्तियां थीं। यदि उसने एरोड से विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं की होती और पर्याप्त तैयारी नहीं की होती और एक गुप्तदूत की मदद से योजना नहीं तैयार की होती, तो क्लेन का मानना था कि उसके पास कोना के किलगौर को रोकने का कोई तरीका नहीं था, भले ही उसके पास भाग्य साइफन या भाग्य साइफन जैसी चीजें हों। वास्तव में उसे एक मैरियोनेट में बदलने के बजाय बढ़ती भूख का उपयोग करना कोना के किलगौर को चराने के लिए बहुत अधिक समझदारी होगी, जिससे इसे खोजना और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं अर्ल ऑफ द फॉलन की बियॉन्ड विशेषताओं में से केवल 3 का उपयोग कर सकता हूं। जैसे ही क्लेन ने इसके बारे में सोचा, वहां बाथरूम से बाहर चला गया और अलाव पार्टी पर लौट आया। लॉन पर मैक रोस्टिंग रैक के सामने खड़ा था। पहले जैसा भी घावों का माथा भग्य भाग से रोस्टिंग किया जा रहा है। हेजल कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं था और धुएं के कारण उसके चेहरे पर कुछ काले निशान पड़ गए थे। पोर्टलैंड का मूवमेंट वाइन का कप पकड़े हुए था और अपेक्षाकृत युवा लड़के को व्यस्त देखकर मुस्कुरा रहा था। समय समय पर वह मांस के टुकड़ों के साथ एक धातु की शीख उठाता और काट लेता। इस दृश्य को देखकर क्लेन का दिल साधारण सा शांत हो गया। रविवार की दोपहर बर्कलैंड स्ट्रीट पर उपनगरों में गए लोग समूह बर्कलैंड स्ट्रीट पर लौट आए। रात्रि के भोजन से पहले क्लेन एक बार फिर से भूरे कोहरे के ऊपर चला गया और कान से क्रॉस उठाया।
उन्होंने सबसे पहले ये पुष्टि की कि क्रॉस आछायाड के लिए सूर्य मार्ग के अनुक्रम से मेल खाता है और बड़ी ही गैर रचनात्मक तरीके से इसे आछायाड क्रॉस का नाम दिया। उसके बाद उन्होंने कलम उठाई और एक नया भविष्य कथन लिखा, इस क्रॉस की उत्पत्ति। क्लेन को तुरंत पता नहीं चला कि क्या आछायाड क्रॉसी था के कारण कोई समस्या है। इस डर से कि कहीं यह एडम की ओर इशारा ना कर दे और उसे सतर्क ना कर दे, उसने सीलबंद कलाकृतियों की उत्पत्ति का पता लगाकर स्थिति की जांच करने की योजना बनाई। यदि अछायाड क्रॉस का स्वामी या पूर्वस्वामी एडम होता तो मामले की सच्चाई निसंदेह एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की ओर इशारा करती। कलम नीचे रखते हुए क्लेन ने क्रॉस की ओर देखा और जोर से सांस ली। मैं फिर से मौत को दावत दे रहा हूं। उसे संदेह था कि अछायाड क्रॉस की उत्पत्ति सिल्वर के निर्माता, प्राचीन सूर्य देवता, एक प्रभावशाली देवता के शहर से हुई थी जो कल्पना के ड्रैगन जैसे प्राचीन देवताओं से अधिक शक्तिशाली था। उस पर फिलकने से क्लेन की जेल की यात्रा के बारे में पिछली भविष्यवाणी से अधिक नुकसान होगा। लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। क्लेन अब विचित्र जादूगर देवता का अनुक्रम था। वह जो क्षति सहन कर सकता था, साथ ही भूरे कोहरे के ऊपर के रहस्यमय स्थान की वह मात्रा जिसका वह उपयोग कर सकता था, वह अनुक्रम 5 पर जब उसकी स्थिति थी उससे कहीं अधिक थी। अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ सेकंड बिताने के बाद वह अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया और एक हाथ में अछायाड क्रॉस को धारण किया और दूसरे हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़े हुए था। उसने धीरे से भविष्यवाणी कथन को बार बार दोहराया। क्लीन ने चिंटन का उपयोग किया जंपिंग बोर्ड के रूप में गहन नींद में प्रवेश करने के लिए। धुंधली दुनिया में एक भूरी सफेद रंग की परतों के कारण मूल रूप से अस्पष्ट इमारत एक गहरे काले वातावरण में खड़ी थी। उसके चारों ओर राक्षस थे। भूरे सफेद रंग की इमारत की सतह पर एक दरार खुल गई जैसे कि एक हथेली जिसकी लगभग सफेद त्वचा बाहर आ गई। एक व्यक्ति चला गया, एक आदमी। उसने पादरी का काला वस्त्र पहना और चांदी का क्रूस अपनी छाती पर लटकाया। उसके बाल लंबे नहीं थे और मुख्य रूप से काले रंग के थे। उसके बालों की जड़ों में सुनहरेपन का एक हल्का सा आभास था। उसकी आंखें शुद्ध सुनहरे रंग की थी और उसकी त्वचा सफेद थी। उसके पास एक गहरी रूपरेखा थी और स्पष्ट नेत्र कोटर थे। वह उत्तरी महाद्वीप के लोगों से काफी मिलता जुलता था। वह 2 कदम आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही साधारण क्रॉस को पकड़ा। जैसे ही उसके होंठों के सिरे मुड़े, उसकी आंखों से धीरे धीरे भ्रम की स्थिति गायब हो गई। थोड़ा ऊपर अपनी गहरी आवाज में उसने कहा, उजाला होने दो। भूरे सफेद इमारत का गहरा काला वातावरण तुरंत चमकदार रोशनी से भर गया, जिससे पता चला कि वह वास्तव में कैसा दिखता है। यह एक गहरी घाटी थी जिसके ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी अनंत प्रकाश हर कोने को भर रहा था और वहां प्रकाश था। अगले दृश्य की छवि चमक उठी। प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करने वाले गोल्डन खून की एक बूंद सिल्वर क्रॉस पर टपकी। खून की बूंद के ऊपर एक आकृति प्रतीत हो रही थी जो चमकदार रोशनी से बनी हुई थी। जिस चेहरे को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था वो ऊपर की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल वास्तविक तरीके से दर्द और विकृति से पीड़ित है। उसने भूरे कोहरे के ऊपर के क्षेत्र की ओर दृष्टि डाली और उसे फूलों की हाईबैक कुर्सी पर बैठे हुए क्लीन पर डाल दिया। उसकी गहरी आवाज एक बार फिर से सुनाई दी, मिस्ट्री। अध्याय 1034 लाभ। प्राचीन और आजसी महल के जलने से असीम धूसर कोहरा उबल पड़ा। धधकती हुई लपटें एक उग्र बूंद में संघनित हो गईं, मानो इस रहस्यमय स्थान से एक चकाचौंध सूरज निकल आया हो। एक तेज तूफान ने लंबी मॉडल वाली मेज को पलट दिया, मोटे पत्थर के स्तंभों को तोड़ दिया और आधा महल ढह गया। मूर्ख की सीट पर बैठे हुए क्लेन का दिमाग उबल रहा था। इससे पहले कि इसमें छेद हो जाएं, फिर जले हुए कीड़े दरारों से बाहर रेंगने लगे। वो मरा नहीं और मरा भी था। बहुत शांति से अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया और कुर्सी के आर्मरेस्ट को थपथपाया। भूरे कोहरे के ऊपर यह रहस्यमय स्थान स्पष्ट रूप से कांप उठा। एक के बाद एक शक्ति की लहरें उठी, जिसे तूफान शांत हो गया और आग की लपटें बुझ गईं। धधकता हुआ सूरज इंच दर इंच वाष्पित होता गया। मोटे पत्थर के खंभे एक बार फिर खड़े हो गए क्योंकि लंबी मॉडल वाली मेज अपनी मूल स्थिति में लौट आई। भव्य एवं पवित्र महल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये कभी गिरा ही ना हो या इसे कोई क्षति ही ना हुई हो। क्लेन का सिर तुरंत ठीक हो गया और जला हुआ जो कीड़े बाहर निकल आए थे वे वापस अंदर रेंगने से पहले फिर से पारदर्शी हो गए थे। जैसा कि अपेक्षित था, कल्पना के ड्रैगन से भी अधिक मजबूत, क्लेन ने खुद से कहा, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकती थी लेकिन विकृत हो गई थी। वो अपने माथे की मालिश किए बिना नहीं रह सका। ये दर्दनाक है। ये दर्द स्पष्ट रूप से अधिक तीव्र भी है। बड़बड़ाते हुए उसने लंबी मॉडल वाली मेज के किनारे को लपेटा और भूरे कोहरे के ऊपर के रहस्यमय स्थान को एक बार फिर से हिला दिया। भूकंप के झटकों के बीच अचानक एक काली छाया उभर कर सामने आई। महल के फर्श का भूरे कोहरे की शक्तियों द्वारा साफ किए जाने से पहले ये छाया मुड़ गई और संघर्ष करती रही और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। लगभग 1 मिनट के बाद क्लेन पूरी तरह से शांत हो गया और उसने जो दृश्य देखा था उसे याद किया। वो प्राचीन सूर्य देवता होना चाहिए, चांदी के निर्माता एडम्स और एमोन के पिता का शहर, जिस क्रूज पर उन्होंने युद्ध किया था, और उस रेखा से वहां प्रकाश हो। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो पहला प्रवासी हो। शायद वो धार्मिक पृष्ठभूमि वाला कोकेशियन है। उन्होंने एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो प्रकृति की शक्तियों को हिला सकती है। ये योतुन के समान है, लेकिन ये अलग भी है।
ये एल्विश, ड्रैगन और प्राचीन हर्मिस से संबंधित नहीं है। हाँ, इसमें दक्षिणी महाद्वीप के प्राचीन फेसिन से समानताएं हैं। इससे मुझे ये भाषा न जानने के बावजूद मुश्किल से ही समझ में आया कि वो क्या कह रहा था। ये वो भाषा है जिससे उसने उस विचित्र विशाल इमारत से सीखी थी। वो वहां स्थानांतरित हो गया और उसे एक समृद्ध विरासत में मिली। दूसरा दृश्य उनके द्वारा विश्वासघात सहने का था। उसे स्वर्गदूतों, श्वेत, ज्ञान और वायु के रजाओं द्वारा खाए जाने का दृश्य। एक देवता जो निर्माता होने का दावा करता है, उस तरह की शारीरिक पीड़ा और वो विकृति केवल उसी स्थिति में ही प्रकट हो सकती है। हाँ, अपनी मृत्यु से पहले उसने जो दैवीय रक्त टपकाया था वो चांदी के क्रूज के साथ मिल गया और ये बाद में क्रूज के रूप में बदल गया, जो एक शक्तिशाली सीलबंद कलाकृति बन गया। इसके स्वरूप से छाया रहित क्रूज स्वर्गदूतों के 3 राजाओं में से एक द्वारा प्राप्त किया गया था, या ये एमोन्सिया एडम के हाथों में उतरा। उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण वस्तु है। उनके पिता पीछे छोड़ गए। पिछली संभावना बहुत अधिक नहीं है। क्रूज का प्रभाव अत्यंत उपयोगी है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति एक रहस्य है जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई भी इसे ऑगस्टस परिवार को नहीं देगा। देखने से पता चलता है कि क्या इसकी व्यवस्था सचमुच एडम ने की थी। उन्होंने मिस मजिशियन को छायारहित क्रूज क्यों दिया और बहुत ही उचित तरीके से गलत फैसला सुनाया। कुछ समय तक देखने के बाद उन्हें पता चला कि दोनों महिलाएं मूर्खों पर विश्वास करती हैं। ये क्रूज उस मूर्ख के लिए था जो इस युग का नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि उनके पिता, जो उस युग के भी नहीं है, कहां से आए थे। लेकिन समस्या यह है कि वो इस प्रश्न को उठाने और उत्तर प्राप्त करने की योजना कैसे बनाता है। सिटी ऑफ सिल्वर के रचयिताओं का स्तर अत्यंत ऊंचा है। हमारे बीच लंबे इतिहास के बावजूद वो मेरी उत्सुकता को भांपने में सक्षम था। उसने अपनी नजर भूरे कोहरे के ऊपर से हटाई और इस रहस्यमय जगह पर डाली। इसके अलावा उसने जो प्रभाव पैदा किया, न केवल खुलकर बल्कि गुप्त रूप से भी स्थान पर आक्रमण करते हुए एक विशेष छाया का निर्माण किया। ये लगभग यहीं पर छुपा हुआ था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार जब कोई व्यक्ति कई डोमेन का अधिकार प्राप्त कर लेता है तो एक देवता के स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा? रहस्यों का उच्चारण का क्या मतलब है? क्या ये मेरी ओर या इस रहस्यमय स्थान के मूल स्वामी की ओर इशारा कर रहा है? प्रश्न क्लेन के दिमाग में कौंध गए, जिसने उसे कई सिद्धांतों के साथ सामने आया, लेकिन अंतिम उत्तर उससे नहीं मिल पाया। एडम से डरने के कारण उसका मानना था कि परिणाम सबसे अच्छा होगा कि छाया रहित क्रूज के लिए चांदी के शहर की देवता के समान सीलबंद कलाकृति को तोड़ना था और इसे विशेषता के परे एक शुद्ध में सुधारना था। अपने विचारों पर हावी होते हुए और अपने प्रश्नों को दबाते हुए क्लेन ने एक नई कलम और कागज तैयार किया और सीधे चांदी के निर्माता के शहर को देखकर जो ज्ञान सीखा था उसे लिख लिया। अनुक्रम 4, अछाया रहित। मुख्य सामग्री: सूर्य के दिव्य रक्त की एक बूंद या 3 वयस्क सूर्य दिव्य पक्षियों के पंख और पवित्र प्रतिभारक का एक टुकड़ा। अनुपूरक सामग्री: 60 मिलीलीटर सूर्य दिव्य पंक्षी रक्त, 30 मिलीलीटर पवित्र प्रभा रक्त, 7 बूंदे परिवर्तित सिनकोनिया का रस, 10 ग्राम मैग्मा हृदय पाउडर। धार्मिक अनुष्ठान: औषधि का सेवन करने से पहले उस मजबूत भावना को बाहर निकाल दें जिसे कोई त्यागने को तैयार नहीं है। इस दौरान इन भावनाओं को फिर से वापस लाएं। अनुक्रम 3, न्याय सलाहकार। अनुक्रम 4, ब्लैक नाइट। अनुक्रम 3, ट्रिनिटी टेम्पलर। ये सब करने के बाद क्लेन ने फिर से कांसे के क्रूज को उठाया और भारी भाव से उसे देखा। वो फिर छाया रहित क्रूज को कबाड़ के ढेर में फेंक दिया और इसे दबाने के लिए भूरे कोहरे के ऊपर के रहस्यमय स्थान की शक्तियों को उकसाया। वो नहीं चाहता था कि अगली बार जब वो शरवुड बरो की गगरी भर के सामने आए तो उसके द्वारा काटी गई कागज की मूर्तियां सूर्य की प्रशंसा करने लग जाएं। एक डाकिया बाइसिकल पर ब्रेक लगाकर रुक गया। फिर उसने अपनी बाइसिकल खली की और अपने बैग से एक पत्र निकाला और ये देखने के लिए कि पता सही है या नहीं। यहां जोए के लिए है। डाकिया तेजी से मेल बॉक्स के पास गया और पत्र अंदर फेंक दिया। इसके बाद उसने देर ना की और अपनी बाइसिकल पर बैठा और चला गया। थोड़ी देर के बाद मेल बॉक्स के मुंह से अचानक एक गहरी काली ज्वाला निकली। वो ज्वाला चुपचाप जलती रही और जल्द ही गायब हो गई। एम्प्रेस बरो में अल हॉल का भव्य विला। ऑड्रे जो जूई को टहलाने के लिए बगीचे में लेकर आई थी, फॉयर में लौटे ही थी जब उसने अपने पिता अल हॉल को बाहर से अंदर आते देखा। उनकी भौहें तनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहन सोच में डूबे हुए हैं। पापा, कुछ हुआ है? ऑड्रे ने चिंता से पूछा। यह सबसे बुनियादी निरीक्षण था जिससे उसे छुपाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अल हॉल ने अपनी निराश व्यक्ति को नियंत्रित किया और मुस्कुराते हुए कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एचविन रैम्बस एक पंथ का सदस्य होगा। वो एक पंथ का सदस्य है। ऑड्रे ने अपना आश्चर्य उचित रूप से व्यक्त किया। वो जानती थी कि एचविन रैम्बस वास्तव में साइकोलॉजी अल्केमिस्ट नामक एक गुप्त संगठन के ऊपरी स्तर का सदस्य था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह अचानक कैसे हुआ। अल ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, वो तीनों चर्चों द्वारा वांछित है। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वो किस पंथ में शामिल हुआ है। क्या वो पकड़ा गया है? जब उसने उत्सुकता से पूछा तो ऑड्रे की आंखें घूम गईं। नहीं, वो वारंट जारी होने से पहले ही गायब हो गया। अर्ल ने आह भरी।
ये कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि वो एक पंथ का सदस्य है। वो उत्कृष्ट चरित्र का है और जानकार है। वो विभिन्न मामलों में तार्किक और वस्तुनिष्ठ है और ज्ञान से भरपूर है। वो सिर्फ वो पक्ष है जो वो चाहता है कि आप देखें। ऑड्रे मन ही मन बुदबुदाई। फिर हमेशा की तरह रात के भोजन से पहले वो घर के छोटे से प्रार्थना कक्ष में दाखिल हुई। उसने अवरनाइट देवी के पवित्र प्रतीक का सामना किया और प्रार्थना की मुद्रा में आ गई। हालांकि उसका कम जप वो मूर्ख जो इस योग का नहीं है। सम्माननीय नाम का जाप करने के बाद ऑड्रे ने संक्षेप में बताया, एचविन रैम्बस लापता है। उसके पंथ के रूप में पहचान की गई है और तीनों चर्च उसे चाहते हैं। ये कहकर ऑड्रे गंभीरता से देवी से प्रार्थना करने ही वाली थी जब उसके सामने एक असीम धूसर कोहरा आ गया। भूरे सफेद कोहरे के बीच में एक धुंधली आकृति कुर्सी पर बैठी ऊपर से नीचे की ओर देख रही थी और धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है। जैसा कि इस गुप्त अस्तित्व ने कहा, ऑड्रे की आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। इसमें एक आकृति प्रस्तुत की गई जो प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। माननीय मिस्टर फूल, द चर्च ऑफ एवरनाइट ने कोना के किलगोर से जानकारी प्राप्त की है और ये पुष्टि की है कि किंग जॉर्ज III ने टस्क नदी स्तर में स्टर्वन रंडेड संसार की प्राप्ति के लिए गहन आति छिपाया था। उन्होंने मानव तस्करी में भाग लेने के लिए डेमन सेक्स और साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के साथ मिली भगत की, जिससे मानव गायब होने के मामले सामने आए, जो अंततः बैकलैंड में महान धुंध का कारण बना। डेमन सेक्ट्स का पूर्व प्रतिनिधि डेस्परेशन नाइट एंडल पनाथिया था और बाद में इसे सेंट्स ऑफ व्हाइट कैटरीना में बदल दिया गया। साइकोलॉजी के अल्केमिस्ट के लिए यह एचविन रैम्बस है। कृपया मिस जस्टिस को याद दिलाएं कि जब वो एचविन रैम्बस से दोबारा मिलें तो सावधान रहें। उसे लगातार मदद मांगने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। उसका महिमा। ऑड्री की आंखें चौड़ी हो गई जब उसके दिल में उथल पुथल मच गई। फिर उसने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया। इसका कुछ कारण यह था कि यह खबर उन जैसे महान व्यक्ति के लिए चौंकाने वाली थी। इसके अलावा इसका संबंध झूठ से था जिसने उसकी भावनाओं को बढ़ा दिया। लगभग उसी समय ऑड्रे के मस्तिष्क में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जो उस पर एक अमिट छाप छोड़ गया था। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार धुंध में कुल 21,000 से अधिक लोग मारे गए और इसके बाद प्लेग ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, जिसमें लगभग 40,000 लोगों की जान गई। मृतकों में छोटे बच्चे, स्वस्थ युवा युवतियां शामिल थीं। तो ये इस तरह से है। राजा क्या साजिश कर रहे हैं? तीनों चर्चों के पास संभवतः कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है, अन्यथा केवल मेरे पिता निराश होने से अधिक कुछ नहीं होगा। ऑड्रे को क्रोध और दुख का अकथनीय भाव महसूस हुआ। जैसा लगा था कि अतीत में उन विशेष सिद्धांतों को बेरहमी से कुचल दिया गया है या वे मूल्य जो समय के साथ बने रहे चुपचाप ढह रहे हैं। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे कर लिया और आंखें बंद कर लीं। फिर उसने सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया, धन्यवाद मिस्टर फूल। कृपया मिस्टर वर्ल्ड को मेरा आभार व्यक्त करें। अपनी प्रार्थना के बाद ऑड्रे शांत अंधेरे में बैठी रही और काफी देर तक हिली नहीं। अध्याय 1135 डायरी का पेज पहले से। बैकलैंड, ईस्ट बरो। 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट के अंदर फोर्स ने एक फाउंटेन पेन उठाया और कागज के टुकड़े पर लिखा। यह उनके शिक्षक डोरियन ग्रे अब्राहम के लिए एक पत्र था। यह उसे यह बताने के लिए था कि वह खतरे में है और जहां वह रहती थी वहां से चली जाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वहां उत्तर नहीं भेजे जाने थे और यदि उसने कोई पत्र भेजा था तो उसे तुरंत अपना पता बदलना था और यदि संभव हो तो पहचान बदलनी थी। बहुत सारे शब्द लिखने के बाद फोर्स ने अपना पेन नीचे रख दिया और उसे मोड़ दिया, पत्र को एक लिफाफे में भर दिया और उस पर एक मुहर लगा दी। फिर वह भारी पोशाक में बदल गई और वह पत्र लेकर कमरे से बाहर चली गई जिसे वह भेजना चाहती थी। वह बाहर जाने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन उसके नए निवास में न केवल मादक पेय पदार्थ थे बल्कि इसमें कॉफी बीन्स, इंस्टेंट कॉफी, काली चाय की पत्तियां, दैनिक समाचार पत्र, नवीनतम पत्रिकाएं या उपन्यास भी नहीं थे। इनके लिए उसके पास व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजने और बाहर कुछ किराने का सामान खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ईस्ट बरो, जहां तक जो की बात है, वह पहले ही बाहर जा चुकी थी। वह अपने पूर्व किराए के अपार्टमेंट को एक पत्र भेजना चाहती थी जो दर्शाता हो कि विकाउंट स्ट्रैटफोर्ड की वफादारी राजा के साथ है। वह देखना चाहती थी कि क्या यह शर्मिन के पर्यवेक्षक को कुछ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सच में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मैं इतना डर गई थी कि मैं उसे पढ़ाना लिखना लगभग भूल ही गई थी। यदि मैंने इसे पहले ही समाप्त कर लिया होता तो मैं जो को मेल करने के लिए कह सकता था। फोर्स ने एक बोनेट पहना जिसमें एक फिशनेट था, सभी अंधेरी सीढ़ियों से नीचे चला गया। नीचे तक का रास्ता और कॉन्डोमिनियम से बाहर चला गया। यह ईस्ट बरो की परिधि में था जहां मुख्य रूप से तकनीकी कर्मचारी और निचले स्तर के प्रबंधक रहते थे। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित था और यहां तक कि आसपास पेपर बॉय भी थे। जहां तक समय समय पर झनकार सुनने की बात थी, वह सड़क के किनारे धीरे धीरे चलने लगी। इसी समय एक डाकिया ने अपनी बाइक रोकी, अपने बैग से अखबारों का एक ढेर निकाला और उसके बगल वाले कॉन्डोमिनियम में प्रवेश किया।
फोर्स ने लापरवाही से उस पर नजर डाली और पाया कि सबसे ऊपर वाली प्रति में समाचार समुद्र था। यहाँ रहने वाले लोग वास्तव में ऐसे अखबार की सदस्यता लेंगे, उनका काम समुद्री व्यापार से जुड़ा है। फोर्स ने आश्चर्य से बुदबुदाते हुए अपनी नजरें हटा ली। हालांकि यह कुछ ऐसा नहीं था जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब उसने सड़क के अंत में मेल बॉक्स देखा तो वह तेजी से मेल बॉक्स की ओर चली गई। डाकिया ने कॉन्डोमिनियम में प्रवेश किया और मेल बॉक्सों की पंक्तियों से कुछ लक्ष्य ढूंढे और उनमें संबंधित कागजात भर दिए। उनके जाने के कुछ देर बाद एक मेल बॉक्स खुला और अंदर का अखबार बाहर निकाला गया। जिस व्यक्ति ने अखबार निकाले उसने तीसरी मंजिल तक जाकर एक कमरा खोला और एक साधारण कुर्सी पर बैठ गया और पढ़ते समय उस पर झूल रहा था। आराम कुर्सी के बगल में काली लकड़ी की मेज की जिस पर कागजों का ढेर रखा हुआ था। उनमें से कुछ को पृष्ठभूमि की ऊपर की ओर रखकर सफाई से रखा गया था। कुछ लेखों को दोनों तरफ से प्रकट करने के लिए झुकाए गए थे। उन पर संबंधित रिपोर्टें थी। शॉकिंग पागलपनी भरे साहसिक कारनामे ने फरार हो गया। पागल साहसी फिर प्रकट होता है। एक अविश्वसनीय शिकार समुद्र में राजाओं के सबसे करीब। एडवेंचरर की कीमत 90,000 पाउंड है। जर्मन स्पैरो और 3 महिला मुसीब एडमिरलों की एक लड़ाई में प्रसिद्धि प्राप्त करने की कहानी। जैनमिन और स्पैरो रात में वाइस एडमिरल इल्मान की हत्या का प्रयास करते हैं। फोर्स द्वारा अपनी खरीदारी पूरी करने के बाद कुछ समय के बाद जो अपनी यात्रा समाप्त करके लौट आई थी। उनके समय पर लौटने का कारण यह था कि उस दिन सोमवार था और दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। गोंग 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 गोंग। पास के लिए चर्च की घंटियां फोर्स और जियो पर प्रकाश की लाल लाल किरण के रूप में गूंजी। उसी समय मैजेस्टिक महल के अंदर आधुनिक मॉडल वाली मेज के किनारे आकृतियां एक साथ साकार रूप लेती हुई दिखाई दी। हमेशा की तरह जस्टिस ऑड्री सबसे पहले खड़ी हुई, लंबे कांसे टेबल के सम्मान की सीट का सामना किया और कहा, शुभ प्रभात। मिस जस्टिस काफी निराश लग रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कल रात की खबर अभी भी उसे प्रभावित कर रही है। फूल क्लेन ने अजीब तरीके से सिर हिलाया और टैरो क्लब के सदस्यों का अभिवादन किया। इस समय ऑड्री, जो अच्छे मूड में नहीं थी, ने अपने तीव्र अवलोकन कौशल से देखा कि मिस्टर फूल के दाहिने हाथ में एक ब्रॉन्ज क्रॉस है। यह क्रॉस कहां से आया? मिस्टर फूल द्वारा मेज पर रखा गया यह एक ऐसी आइटम है जो कम से कम ईश्वर निंदा के काट के स्तर की है। कौन इसकी उत्पत्ति है? इसका क्या उपयोग है? ऑड्री के दिमाग में प्रश्न घूमने लगे जिससे उसे अदम्य जिज्ञासा का एहसास हुआ। यह पहली बार था जब मिस्टर फूल उनके सामने कुछ ऐसी चीज रख रहे थे जो ईश्वर निंदा का कार्ड नहीं था। इसके तुरंत बाद अल्जीरिया और कटेलिया और टैरो क्लब के अन्य सदस्यों ने भी ब्रॉन्ज क्रॉस देखा जो कार्ड की तुलना में अधिक आकर्षक था। अन्य की तरह वे वस्तु की उत्पत्ति, स्तर और उपयोग का अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सके। उनमें से डेरिक को इससे एक सूक्ष्म आवाहन का अनुभव हुआ। उसे लगा कि ब्रॉन्ज क्रॉस उसे अपनी ओर खींच रहा था। फिर उसे सिल्वर सिटी के पाठों में पढ़ाए गए एक बुनियादी नियम की याद आई। परी की विशेषताओं का सम्मेलन। यह सूर्यपथ की एक उच्च रूप से सीलबंद कलाकृति है। डेरिक को अचानक एहसास हुआ, फोर्स और जियो को पहचान आ गई कि ब्रॉन्ज क्रॉस सीलबंद कलाकृतियां थी जिनका उन्होंने बलिदान किया था। उनकी पुतलियां फैल गई जैसे कि वह बेहतर देखने की कोशिश कर रही हो। मिस्टर फूल इस चीज को बहुत महत्व देते हैं। यह जो स्वयं और मैंने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। फोर्स स्तब्ध रह गई और अपनी जिज्ञासा छिपा नहीं सकी। जब देवताओं से जुड़े मामलों की बात आती तो उसके विचार कभी भी रोमांस की ओर विकसित नहीं होते। जियो के साथ इसी तरह के विचार बांटे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे विश्वास था कि मिस जस्टिस निश्चित रूप से पूछने की पहल करेंगी। जैसे ही ऑड्री अपना हाथ उठाने के बारे में विचार कर रही थी, कटेलिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना शरीर घुमाया और सम्मान की सीट की ओर मुंह करके कहा। इससे पहले कि वह झुके और बोले, फूल क्लेन अचानक हंस पड़ा। उसके कहा, चिंता मत करो, जिस चश्मे से तुम जादू करती हो वह तुम्हारी रहस्यमयी आंखों को छुपा देता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि मैम हर्मिट देवियत तात्कर देवता बन गई हैं। यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि कटेलिया ने अनुष्ठान करने और पोषण का सेवन करने से पहले फूल से प्रार्थना की थी और उसकी निगरानी में आगे बढ़ने की उम्मीद की थी। इस तरह यदि वह अंततः असफल भी हो जाती है तो उसे आशीर्वादित किया जा सकता है और वह नियंत्रण नहीं खोएगी या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगी। वह हमेशा अतिरिक्त विशेषता को निकाल सकती थी और प्रयास को दोबारा करने के बारे में सोच सकती थी। इस मामले को लेकर क्लेन बहुत आश्वस्त नहीं था क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसा प्रयास नहीं किया था। शकुन ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन क्योंकि वह सहमत हो गया था तो उसे विश्वास था कि यदि वह असफल हो गई और मरी नहीं तो यह निश्चित रूप से मिस्टर फूल का धन्यवाद होगा। यदि वह नियंत्रण खो देती है या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाती है तो उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि मिस्टर फूल वास्तव में एक चालबाज था। संक्षेप में, क्लेन का मुख्य उद्देश्य उसे आत्मविश्वास देना था ताकि वह आगे बढ़ने के प्रयास के लिए सर्वोत्तम स्थिति में हो। आखिरकार एडमिरल ऑफ द स्टार्स को समान आशीर्वाद देने के लिए अन्य कोई अस्तित्व नहीं मिल सका। देवता बनने के बाद मिस्टर फूल ने अपने अंदर से चैन की सांस ली। कई बार इंसान की तरह अभिनय करने की तुलना में देवता की तरह कार्य करना अधिक कठिन है। जब भक्तों पर मुसीबत आती है तो आमतौर पर 2 परिणाम होते हैं, जीवन या मृत्यु। उनका जीवित रहना स्वाभाविक रूप से देवताओं के आशीर्वाद के कारण है और यदि मृत्यु हो जाती है तो किसी को परवाह नहीं होगी। दूसरी ओर, देवता बनने के बाद गहरे भूरे कोहरे के ऊपर रहस्य में स्थान की शक्तियों का अधिक उपयोग करने के बाद फूल क्लेन आसानी से टैवो क्लब के सदस्यों के सूक्ष्म अनुमानों को देख सकता था। इस प्रकार उनके वर्तमान पड़े पथ और क्रम
खत्म। रहस्य की खोज में अपनी आंखें बंद करने के बाद कटेलिया ने राहत की सांस ली और श्रद्धापूर्वक कहा, मिस्टर फूल, इस बार सम्राट रोजिल की डायरी का एक पन्ना है। सम्राट रोजिल की डायरी। क्वीन मिस्टिक ने अपने मामले निपटा लिए हैं, लेकिन बैकलैंड में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। हाँ, बर्कलैंड स्ट्रीट में अमन की घुसपैठ या मैनर महल में देवताओं की लड़ाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फूल क्लेन ने निचल की तरह सिर हिलाया और कहा, अच्छा, आप किसी प्रश्न या अनुरोध के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, ऑर्डनरी अल्जीरिया और कंपनी ने इस बातचीत से तेजी से कुछ सीखा। मैम हर्मिट को चिंता थी कि जिस चश्मे से वह जादू करती हैं, वह उनकी रहस्यमयी आंखों को बंद नहीं कर पा रहा है, और यह वो चिंता नहीं थी जो उन्हें पिछली सभाओं में थी। इसका मतलब है कि मैम हर्मिट के रहस्य को जानने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। जब वे देवता बनने के लिए आगे बढ़ी तो अचानक उत्साह क्यों बढ़ गया? वह हमारे टैरो क्लब की दूसरी देवी हैं। ऑड्री ने इस मामले को कटेलिया के पौराणिक जीवों के खून की खरीदारी से जोड़ा और तुरंत अनुमान लगा लिया। फिर उसने अपने सामने के मर्द सदस्यों पर नजर डाली और महसूस किया कि मिस्टर हैंगमैन के पोच बदल चुके हैं। वह प्रकट कर चुके थे कि मैम हर्मिट देवता बन गई हैं। छोटे बेटे की नजर अभी भी ब्रॉन्ज क्रॉस को घूर रही थी। मून एमेलिन मैम हर्मिट की ओर देखने के लिए कुछ सेकंड तक झुचके। मिस्टर स्टार छोटे बेटे की तरह थे। उनकी आंखें कुछ सुनसुनी थी, मानो वे डायरी के पढ़ने का इंतजार कर रहे हों। माननीय श्रीमान फूल, क्या यह प्रश्न अगले प्रश्न के साथ एकत्रित किया जा सकता है? कटेलिया ने पूछा। अगले के साथ एकत्रित किया गया। क्वीन मिस्टिक अब भी अपने मूड पर असर डालना नहीं चाहती। फिर वह अचानक डायरी का पन्ना क्यों उपलब्ध कराएगी? क्या उसने मेरी फूल की छवि बनाए रखने के लिए कुछ सोचा है? उसने कारण नहीं पूछा और धीरे से सिर हिलाया। जरूर। कटेलिया ने आगे कुछ नहीं कहा और देखा कि डायरी का पन्ना उनके हाथों में चमक गया। क्लेन ने लापरवाही से इसे स्कैन किया और अधिकांश जानकारी ले ली। 19 जुलाई ब्लड मून की रात। मिस्टर डोर के उत्तर ने मुझे एक बात की पुष्टि करने की अनुमति दी। उस प्राचीन संगठन में मैंने जो दूसरा ईश्वरलीला का स्लेट देखा, वह पूरा नहीं था। इस बात में यह नेव्यू बलबार है कि चुरी से वो एडनती है कि नहीं है। अध्याय 1036 अपेक्षित विकास। श्री डॉर के अनुसार दूसरे ईशनिंदा स्लेट और पहले ईशनिंदा स्लेट के बीच मुख्य अंतर ये नहीं है कि बाद वाले वे कई अद्वितीय अनुक्रम नाम हैं, बल्कि ये कि पहले में कई अतिरिक्त नाम थे। ये एक रहस्य था जिसकी झलक प्राचीन सूर्य देवता को अपने बाद के वर्षों में मिली। ठीक है, एक सच्चे भगवान के रूप में बाद के वर्षों जैसी कोई चीज नहीं है। मैं बस उसके जन्म से लेकर पतन तक की अवधि की मानवीय अवधारणा का उपयोग कर रहा हूं, तो वो बाद में उनका माना जाएगा साल। दूसरे शब्दों में, दूसरा ईशनिंदा स्लेट निर्माता प्राचीन सूर्य देवता था। इस प्रश्न का उत्तर श्री डॉर ने लगभग निश्चितता के साथ दिया। उन्होंने मुझे बताया कि प्राचीन सूर्य देवता के पतन के परिणाम स्वरूप ईशनिंदा स्लेट का जन्म हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि इसे प्राचीन सूर्य देवता का एक प्रमुख अवशेष माना जाता है? तो फिर वो कौन था जिसने पहली ईशनिंदा स्लेट बनाई? मूल निर्माता जिसने वास्तव में सब कुछ बनाया? और ज्ञान के अतिरिक्त टुकड़े क्या थे जो दूसरी निंदा स्लेट पर दिखाई दिए? मिस्टर डॉर ने नहीं। उत्तर केवल ये कहिए कि इसमें बहुत सारे रहस्य शामिल हैं। इसे चंद शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। अगर वो वास्तविक दुनिया में लौटेंगे तो मुझे विस्तार से बता सकेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके झांसे में आ जाऊंगा? जैसे ही ईशनिंदा स्लेट का उल्लेख किया गया, मुझे 2 प्रश्न याद आ गए जो मुझे बहुत पहले से परेशान कर रहे थे। जमाने का चलन होने का क्या मतलब है? समय की प्रवृत्ति को कौन परिभाषित करता है? मिस्टर डॉर की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। वो मुझसे कहने से पहले लगभग 20 सेकंड तक हंसे। इससे सावधान रहें दर्शक, इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है? उनके स्मरण के साथ मैंने दूसरी ईशनिंदा स्लेट की सामग्री को ध्यान से याद किया और एक असामान्य समस्या का पता चला। समझदार मार्ग से आगे निकलने वाले व्यक्ति के रूप में मेरी स्मृति ऐसी चीज है जिस पर मुझे अपनी वैचारिक स्मृति के कारण गर्व हो सकता है। हालांकि मुझे केवल ये याद आया कि दर्शक पथ का अनुक्रम शून्य दूरदर्शी है, लेकिन मुझे भगवान बनने के इसके अनुष्ठान का कोई आभास नहीं है। मुझे अन्य 21 मार्गों के सभी अनुष्ठान स्पष्ट रूप से याद है, लेकिन ये एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहां न केवल मुझे आभास की कमी है, बल्कि मैंने अवचेतन रूप से इसकी उपेक्षा भी की है। मैंने मिस्टर डॉर से पूछने की कोशिश की, दर्शक पथ के ये देवता बनने का अनुष्ठान क्या है? मिस्टर डॉर हंसे और चिढ़ाने और इत्मीनान से बोले, क्या आपने पहले ही नहीं कहा था? एक दर्शक के लिए भगवान बनने का ये अनुष्ठान समय के विकास को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना है। तब उनकी उन्नति के लिए औषधि का सेवन करें जब वो उस प्रवृत्ति में एक निश्चित समय पर हो। मेरा मानना है कि यही है सत्य। समय की तुलना में मूल रचनाकार का हिस्सा है। केवल तब जब समय एक निश्चित अपेक्षा के अनुसार विकसित होता है तो वो उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और पुनर्जीवित हो सकता है। ये अधिक उद्देश्यपूर्ण लगता है। मैं जानता था कि उस प्राचीन गुप्त संगठन के संस्थापकों में कट्टरपंथियों के अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी योजनाएं हैं। ध्यान से सोचने पर यह वाकई काफी खौफनाक मामला है। निचले और मध्य स्तरों में फंसने पर यह ठीक है, लेकिन एक बार जब कोई उच्च पद पर आ जाता है तो उसे अज्ञात और अचानक विनाश हो सकता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके विशेष विचार या मामले जिन्हें वो आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी विशेष अस्तित्व की अपेक्षाओं से असहमत है। दर्शक से सावधान रहे।
मैं बहुत उत्सुक हूं कि मिस्टर डॉर को कैसे पता है कि दूसरी ईशनिंदा स्लेट में क्या है, साथ ही भगवान बनने के लिए आवश्यक विभिन्न अनुष्ठानों को भी। उनका जवाब था कि उन्होंने पूरी दूसरी ईशनिंदा स्लेट देखी थी और उनके साथ सोलोमन, जेराट, ट्यूडोर, ट्रूनॉस्ट, ऑगस्टस, आइनहॉर्न, सोरोन, कैस्टिया, जेरोस्ट, स्टैनो, कॉन्स्टेंटीन और कंपनी थे। ये वे परिवार थे जिन्होंने चौथे युग के सभी बियॉन्डर्स पर शासन किया था। इस डायरी के पन्ने में मौजूद रहस्यों ने क्लीन को ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी पौराणिक प्राणी के रूप का सामना कर रहा हो जो उसके मस्तिष्क को ज्ञान के तूफान में उलझा रहा हो। दर्शक का भगवान बनने का अनुष्ठान समय को अपनी कल्पना के अनुसार विकसित करना है। यदि ऐसा मामला है तो एडम चौथे युग की शुरुआत से ही अवचेतन रूप से इसके लिए तैयारी कर रहा है। तो वो रहस्य जो किंग जॉर्ज प्रथम छुपा रहा है और संभावित घटनाएं उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, उस हद तक कि वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। एक बार जब समय की लहर आ जाएगी और चीजें कम समय में बदलने में सक्षम नहीं होंगी तो वो भगवान बन सकेगा। उस स्थिति में महान स्मॉग की गहन जांच में संलग्न होना असामान्य रूप से खतरनाक है। भले ही मैं वर्तमान में देवी का आशीर्वाद प्राप्त हूं, पृष्ठभूमि से परे एक अधिकारी हूं और किसी भी समय दूतों के साथ सहयोग करने में सक्षम हूं, मेरी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आखिरकार देवी काफी समय से अवतरित नहीं हो पा रही हैं। अपने विचारों के बीच क्लेन को अचानक पीछे हटने का इरादा हुआ। अगर ये पहले की बात होती तो वो एवरनाइट के चर्च को मामले की रिपोर्ट करने के बाद आराम कर सकता था और यहां तक कि छुट्टियों के लिए बैकलैंड भी छोड़ सकता था। लेकिन अब देवी के आशीर्वाद के रूप में उसने पहले ही एचवी रैम्बस और सेंट्स ऑफ व्हाइट कैटरीना की तलाश करने का वादा कर लिया था, जिससे उसके लिए बचना बहुत मुश्किल था। ये वास्तव में ऐसा मामला था कि आप कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। इसके अलावा क्लीन को यह नहीं पता था कि एडम किस तरह के समय के विकास की कामना करता है। यदि बैकलैंड का एक और बड़ा स्मॉग हो गया तो उसके पास वास्तव में खुद को निकालने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे लोग थे जिनकी वो परवाह करता था और वो शांति के लिए तरस रहा था। क्या करना है ये निर्णय लेने से पहले कम से कम मुझे ये जानना होगा कि राजा का रहस्य क्या है। दूसरी ईशनिंदा स्लेट पर बियॉन्डर के रास्ते और अनुक्रम औषधि के अलावा इसमें क्या रहस्य है। क्लीन ने अपनी निगाहें हटाई और रोसेल की डायरी का पन्ना गायब कर दिया। फिर उसने शांत भाव से चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप शुरू कर सकते हैं। इस समय ऑड्री ने अपनी जिज्ञासा नहीं छुपाई। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और पूछा, माननीय श्रीमान मूर्ख, आपके हाथ के पास क्रॉस का कोई विशेष अर्थ है क्या? यदि उत्तर के लिए समतुल्य आदान प्रदान की आवश्यकता है तो आप सीधे अनुरोध कर सकते हैं। क्लेन ने अछायावालित क्रूज को दबाड़ पर ठीक इसीलिए रखा था क्योंकि वो चाहता था कि टैरो क्लब के सदस्य उससे पूछे। फिर वो इस अवसर का उपयोग छोटे बेटे और फांसी पर लटके हुए व्यक्ति को सूचित करने के लिए कर सकता था जिसके पास क्रॉस का इस्तेमाल करने का मौका हो सकता है। इसीलिए वो नयास पर मुस्कुराया। ये सवाल कुछ नहीं, ये प्राचीन सूर्य देवता के द्वारा छोड़ी गई कोई चीज है। प्राचीन सूर्य देवता का पुत्र, प्राचीन सूर्य देवता, वो निर्माता जिस पर सिल्वर सिटी विश्वास करता है। वास्तव में इस क्रॉस की उत्पत्ति इसी तरह से है। एक रायम रक्षकों का कप्तान जिसका अनुक्रम 5 या 6 पर था, वास्तव में प्राचीन सूर्य देवता का अवशेष था। क्या वो इतना भी बड़ा संयोग नहीं था? मिस्टर फूल का उत्तर सुनकर फॉरेस्ट को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसी समय मूर्ख क्लेन ने कहा, इसका स्तर बहुत अधिक नहीं है। अछाया वाले के समान इसका सबसे बड़ा उपयोग परे विशेषताओं के मानसिक भ्रष्टाचार को खत्म करना है और उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने अतिरिक्त औषधि का सेवन किया है ताकि वो अतिरिक्त विशेषता को बाहर निकाल सकें। ये उन लोगों को सामान्य स्थिति में लौटने की अनुमति देगा जो मिश्रिक दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं। ये शक्ति काफी आकर्षक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर वर्ल्ड ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं मौका मिलने पर मिश्रिक दुनिया को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। जैसे कि ऑड्री को लगा कि उसकी जिज्ञासा संतुष्ट हो गई है। ऑड्री को अजीब लगा कि वास्तव में ये एक ऐसी वस्तु है जो मुझे असहज महसूस कराती है। एमली ने सूरज को देखकर निर्णय लिया। डेरिक आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। उसे लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो गया है। उसका सपना था सिल्वर सिटी के सभी निवासियों को श्राप से मुक्त करना और सूरज के नीचे लौटना और उन्हें लगातार पागलपन, पीड़ा और कष्ट नहीं झेलने पड़ते, यातनाएं। और अगर ऐसा सपना प्राचीन सूर्य देवता से विरासत में मिले अवशेषों से पूरा हो सकता है तो ये वास्तव में नियति और अपरिहार्य प्रतीत होगा। वो फांसी पर लटके हुए व्यक्ति के सामने बोला, माननीय श्रीमान मूर्ख, क्या मुझे इस वस्तु का व्यापार करने का कोई तरीका मिल सकता है? जब तक आप पर्याप्त कीमत चुकाते हैं। क्लेन ने हल्का सा सिर हिलाया। मिस्टर फूल वास्तव में सर्वश्रेष्ठ, महान है। डेरिक ने तहे दिल से प्रशंसा की। जब तक पर्याप्त कीमत चुकाई जाती है। अल्जीरिया ने लिबिस की अपना प्रतिक्रिया लेने से प्रेरणा ली और तुरंत पूछा, माननीय श्रीमान मूर्ख, क्या क्रॉस को एक निश्चित कीमत पर एक दिन या कुछ घंटों के लिए किराए पर लेना संभव है? फिलहाल उनकी इसे किराए पर देने की कोई योजना नहीं है क्योंकि उनकी वायु अनुमोदित औषधि अपेक्षाकृत जल्दी पच गई थी। उन्होंने अतिरिक्त समुद्री गायनशील की पेट औषधि का सेवन करने के बाद अतिरिक्त विशेषता को शुद्ध करने की समस्या पर विचार करने की योजना बनाई। हाँ मूर्ख, क्लेन ने सरलता से उत्तर दिया, इसे किराए पर लिया जा सकता है।
लेनार्ड के पास जिस तारे को लेमैनो की यात्राओं के लिए उधार लेने से काफी लाभ हुआ था, मिस्टर फूल का उत्तर सुनने के बाद वो गंभीरता से सोचने लगा कि क्या उसे प्राचीन सूर्य देवता के अवशेषों की आवश्यकता है। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। न केवल सूर्य मार्ग भूतों और भूतों के विरुद्ध अच्छा था, बल्कि एवरनाइट मार्ग भी इसमें अच्छा था। इसके अलावा जब वो टिंगन से बैकलैंड लौटा तो उसने पहले ही 4 फ्लेयरिंग सन आकर्षण प्राप्त कर लिए थे और उनमें से आधे क्लेन को देने की योजना बना रहा था, जिसने उसे जानकारी दी थी। शेष अपने पास रखना चाहता था। जहां तक अतिरिक्त विशेषताओं को शुद्ध करने और मिश्रिक दुनिया को छोड़ने का सवाल है, तो उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। वो एक आत्मा योद्धा बनने के लिए अनुष्ठान करने वाला था। इस समय फोर्स ने जियो की तरफ देखा और पछतावे की व्यथा अनुभव की। उन्हें मिस्टर फूल के लिए क्रूज का बलिदान देने का अफसोस नहीं था, बल्कि ये कि बलिदान देने से पहले उन्होंने संबंधित शक्तियों को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी शक्तियों या लेमैनो की यात्राओं का उपयोग करने का प्रयास नहीं किया था। ये एक और सबसे छोटे सवाल के रूप में था। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि वो काफी डरपोक थी। क्रॉस के उपयोग और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ज्योतिषी के साधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होने पर उसने जल्दबाजी में प्रयास करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार मैं भविष्य में भी इसे मिस्टर फूल से किराए पर ले सकती हूँ। उसने हिम्मत जुटाने का भरपूर प्रयास किया। आगे कोई अनुरोध न देखते हुए मुल्गू क्लेन ने अपनी कृपा वापस ले ली और टैरो क्लब के सदस्यों को लेन देन और चर्चा शुरू करने का संकेत दिया। वास्तव में अर्छायावलत क्रूज पर कोई ऐसा भी व्यक्ति था जिसे इसकी आवश्यकता हो सकती थी। ये फॉक्सी का सबसे मजबूत हंटर एंडरसन था। इस व्यक्ति ने वाइस एडमिरल आइसबर्ग की व्यवस्था के तहत गोल्डन ड्रीम पर चढ़ने के बाद विभिन्न प्रयोग किए थे। ऐसा वो अपने अंदर की विदेशी वस्तु को पचाने के लिए कर रहा था। सफलता का एक निश्चित स्तर पहले से ही था, लेकिन ये छिपी हुई समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस बारे में सोचकर क्लीन ने धीरे से बुदबुदाया, मैं डेनिट से बाद में पूछूंगा। इस समय ऑड्री ने लेनदेन के लिए अनुरोध उठाया। महिलाएं और सज्जन, आप में से किसके पास एक ड्रीम कैचर का दिल मस्तिष्क का भ्रम, क्रिस्टल या एक वयस्क मस्तिष्क ड्रैगन का पूरा दिमाग है? अध्याय 1037 जमीन की समस्या। अन्याय सुनने के बाद डेरेक ने बहुत उत्साह से उत्तर दिया, हमारे सिल्वर शहर के गोदाम में संभवतः एक वयस्क मस्तिष्क का पूरा मस्तिष्क है। मैं वापस लौटने पर इसकी पुष्टि करने के बाद आपको सूचित करूंगा। वह मूल रूप से यह कहना चाहते थे कि यदि एक वयस्क मस्तिष्क का पूरा मस्तिष्क भी होता तो संभवतः वह पागलपन और विकृत मानसिक भ्रष्टाचार से भरा होता। लेकिन कान से क्रॉस देखने के बाद उन्हें लगा कि यह कोई समस्या नहीं है। वह सरल ऑड्रे की आंखें जल उठीं जब उसने यह सुना तो पिछली रात से उसका उदास मन काफी हद तक उज्जवल हो गया था। दरअसल बाहरी दुनिया की तुलना में जहां ड्रैगन की संख्या कम हो रही है, चांदी के शहर जिसका इतिहास दूसरे महाकाव्य से जुड़ा है में संभवतः ऐसी सामग्रियां होंगी। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास दर्शक पथ के लिए उच्च अनुक्रम सूत्र नहीं है, इसलिए सामग्री के साथ भी उनका बहुत कम उपयोग होता है। इसके अलावा उनके पास कारीगर की कमी है और वे परे सामग्री बनाने में असमर्थ हैं। रहस्यमय वस्तुओं में कभी कभी वे उन्हें केवल संग्रहित करना ही पसंद करते हैं। जब ऑड्रे ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा तो उसके मन में कई विचार घूम गए। यदि यह आपके पास है तो आप इसके बदले में क्या देंगे? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। डेरेक को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसने अपना हाथ उठाया और अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। अब उसका मुख्य लक्ष्य श्री मूर्ख से निर्माता के अवशेष प्राप्त करना था, लेकिन उसके पास समान मूल्य की कोई भी चीज नहीं थी। अतीत में वह निश्चित रूप से चिंतित होगा, लेकिन अब वह जल्दी ही इसका समाधान निकाल लिया है। उसकी चिंताओं के बावजूद एक विचार उसने मुखिया से पूछने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि मुखिया को निर्माता के अवशेष में दिलचस्पी थी। इस तरह के विचार रखने के कारण वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसे अन्याय से क्या भुगतान चाहिए। उसने उसे बताने से पहले अन्य मामले का पता लगाने की योजना बनाई। ठीक है, पहले इसकी पुष्टि करें। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप जांच कर सकें कि क्या इसमें किसी वयस्क मांग वाले ड्रैगन का खून है। ऑड्रे ने दबाव नहीं डाला क्योंकि उसने धीरे से सिर हिलाया। यह सबसे कठिन पूरक घटक था जिसकी उसे आवश्यकता थी, स्वप्नदृष्टा औषधि फॉर्मूला। ऑड्रे ने तुरंत चारों ओर देखा और संकेत दिया कि उसका काम हो गया। तुम्हें मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे पास कुछ बचत है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। इसका संबंध मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा मुझे ट्रैवलर्स पोशन फॉर्मूला न देने से है। अप्रेंटिस के पहले 5 सीक्वेंस में मुझे ट्रैवलर सबसे अच्छा लगता है। मैं हमेशा से ही अलग अलग जगहों पर जाकर उनके दृश्यों और व्यंजनों का आनंद लेने के लिए उत्सुक रहा हूं, लेकिन लंबी यात्रा, भीड़ भाड़ या कच्चे परिवहन के उपकरण और इन की स्वच्छता का स्तर संदिग्ध है। मैं निश्चित रूप से सभी भारी सामानों से बाधित हो जाऊंगा। मेरे ट्रैवलर बन जाने के बाद ये कोई समस्याएं नहीं होंगी। जब वह अपने भावी जीवन के
के बारे में कल्पना करने लगीं तो बल के विचार धीरे धीरे घूमने लगे। जोराओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हर कोई कृपया आर्बिटर पथ पे सीक्वेंस 6 जज और सीक्वेंस 5 डिसिप्लिनरी पलाडन के लिए औषधि फॉर्मूला देखें। उसके पास अपने MI9 संपर्क से जज फॉर्मूला प्राप्त करने का मौका था, लेकिन उसने इस पर विश्वास किया कि विकाउंट स्ट्रेटफोर्ड की मृत्यु निश्चित रूप से बैकलैंड में एक तूफान का कारण बनेगी, और जब ऐसा होगा तो कई चीजें बदल सकती हैं। इसलिए उसने टैरो क्लब से अतिरिक्त तैयारी करवाने की योजना बनाई। आखिरकार यह केवल उन पर नजर रखने का काम था, न कि उनकी खोज करने का। इसके अलावा क्रम 6 और 5 में वह उसे MI9 का एक उच्च स्तरीय सदस्य बना देगा। औषधि फॉर्मूला के लिए आवेदन करने के लिए परिधि में मुखबिरों के लिए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसे इससे गुजरना होगा। जांच के नए दौर से यह कुछ ऐसा नहीं था जैसे वह संपर्क के कारण छोड़ सकती थी, जो उसके लिए बहुत दोस्ताना था। जोराओ के पास जो खतरे से परे एक उच्च अनुक्रम तक आगे बढ़ने और राजा के रहस्य का पता लगाने के लिए उत्सुक थी, वह निसंदेह सेना में अपनी उम्मीदें नहीं रख सकती थी। ठीक है, अल्जीरिया पहला व्यक्ति था जिसने उत्तर दिया। शाही परिवार और सेना के प्रभाव के कारण चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के पास संभवतः आर्बिटर मार्ग के कुछ औषधि सूटर थे। निसंदेह यह ऐसा नहीं था कि समुद्र में सक्रिय रूप से समुद्री डाकू के रूप में कार्य करने वाले 6 कप्तानों को एक अनुक्रम के बारे में कुछ पता होगा। उन्हें जानने का मौका तभी मिला जब वह आधिकारिक रूप से सीक्वेंस 5 बन गए और उन्हें चर्च में वापस बुलाया गया या महत्वपूर्ण मिशनों से निपटने के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद कैटलिया ने कहा, ऑर्बिटर मार्ग का औषधि सूत्र अकेले और कमजोर शाही परिवारों और सेना द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। यह बंगाल में कभी कभार ही दिखाई देता है। हालांकि मैं इसे प्राप्त करने में आपकी सहायता करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन आपको सफलता की गारंटी देने में सक्षम नहीं होऊंगा। इसके अलावा यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो मैं आपको एक जज पाथवे मिस्टीरियस वस्तु प्रदान कर सकता हूं। इसके टूटने और सुधार के बाद यह संबंधित मुख्य घटक बन जाएगा। जब उसने बिखरने और सुधार जैसे शब्दों का उल्लेख किया तो कैटलिया ने अवचेतन रूप से गलत निर्णय के संकेत के रूप में अपने शरीर को बगल में मोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन अंततः वह पीछे हट गई। जहां तक औषधि फॉर्मूला प्राप्त करने की विधि का सवाल है, यह वास्तव में बहुत सरल थी। यह छिपे रहस्य के वृतलाप में हतना हातिमा होगा उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार करना था। सीक्वेंस 4 में एक देवता के रूप में उसकी सहनशीलता के स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आया था। हालांकि छिपा हुआ रहस्य निश्चित रूप से ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसमें बुद्धिमत्ता की कमी हो। वह अपने प्रलाप में ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता था और यहां तक कि ऊपर से अपनी शक्तियां भेजकर श्रोता को भ्रष्ट कर सकता था। इसलिए ऐसी कार्यवाहियां भी खतरनाक थीं। कैटलिया में यह प्रयास करने का साहस इसलिए था क्योंकि वह उतावलेपन में और आत्मविश्वासी थी, बल्कि वह मोसा एस्थेटिक क्रम की सदस्य थी, एक प्राचीन संगठन के रूप में जो छिपे हुए रहस्य में विश्वास करता था। मोसा एस्थेटिक के ऊपरी स्तरों ने धीरे धीरे इस अस्तित्व के प्रभाव में रहते हुए सुनने का एक तुलनात्मक रूप से सुरक्षित तरीका खोज लिया था। इसी तरह छिपा हुआ रहस्य के प्रति मोसा एस्थेटिक क्रम के सदस्यों के प्रति एक हास्यास्पद डर का दुर्भावना नहीं था। वह शायद ही कभी नुकसान पहुंचाता था और अधिकतर समय वह केवल ज्ञान भरता था और उन्हें अपने विश्वासियों का पीछा करने देता था। उसके लिए जब तक वह आवृत्ति और मात्रा को नियंत्रित करती है, वह छिपे हुए रहस्य से सुरक्षित तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा इसके साथ आने वाले छोटे प्रभाव और भ्रष्टाचार उसे शक था कि हर बार जब वह टैरो सभा में भाग लेती थी तो ग्रेफॉक के ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रक्रिया उन्हें इसे प्राकृतिक और सरल तरीके से समाप्त करने की अनुमति देती थी। एकमात्र समस्या यह थी कि हर बार उसे जो ज्ञान मिलता था वह उसके नियंत्रण में नहीं था। यह उस विशेष समय में छिपे हुए रहस्य की मनोस्थिति और विचारों पर निर्भर करता था। एक तरह से यह एक निष्क्रिय वर प्रतिरोधी हत्या कर्म अनुष्ठान था। जहां तक जज पाथवे की मिस्टीरियस वस्तु का सवाल है जिसे वह प्रदान करने को तैयार थी, यह फॉक्सीज का सबसे मजबूत शिकारी एंडरसन बटन एक बटन से आया था। उनके देवी बन जाने के बाद उनके पास मौजूद कुछ वस्तुओं का उपयोग बहुत कम हो गया था। उनमें से एक बटन था। यह सुनने के बाद जोहाव ने हथने सहमति देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ठीक है, मैं जज पोषण फॉर्मूला प्राप्त करने के बाद इसे खरीदने पर विचार करूंगा। मुझे आशा है कि मैं तब तक अपने अनुक्रम को फिर से बढ़ा सकता हूं, जिससे मुझे ग्रे फॉग की शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी, जो देवता के स्तर के बिल्कुल करीब नहीं है, लेकिन देवता के स्तर की ही है। केवल तभी मैं वस्तुओं को तोड़ सकता हूं और विशेषता में सुधार कर सकता हूं, अन्यथा मुझे अभी मैडम एरियाना या विल ओइपिन को परेशान करना होगा। हाँ, यदि श्री अजिक जाग जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या बिना छाया वाला क्रूज किसी वस्तु के परिविशेषता को शुद्ध कर सकता है। मेरा विचार है कि यह काम नहीं करेगा। यह उन वस्तुओं के साथ सहअस्तित्व नहीं रख सकता, इसलिए उन्हें पास आने से भी रोकता है। इस प्रतिबंध के अलावा यह सैद्धांतिक रूप से संभव होना चाहिए। मैं बाद में ग्रे फॉग की शक्तियों का उपयोग करके छाया रहित क्रूज को अन्य वस्तुओं से बांधने के लिए बाध्य करूंगा। क्लेन जो किनारे पर सुन रहा था ने सोचा, गलत निर्णय के मामले पर चर्चा करने के बाद अन्य व्यक्तियों को लेनदेन करने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। लियोनार्ड ने पहले ही अपनी मिस्टीरियस वस्तु की कमजोरियों को छिपा लिया था। अल्जीरिया कानूनी बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। डेरेक केवल निर्माता के अवशेष के बारे में सोच रहा था। एमिलिन और कैटलिया हाल ही में आगे बढ़ गए थे, इसलिए उन्हें अभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। उनमें से कैटलिया ने छाया रहित क्रूज को किराए पर लेकर यह देखने का इरादा था कि क्या वह आर्टिजन सील में बचे हुए भ्रष्टाचार को साफ कर सकती है। लेकिन रोसेल की डायरियों जो क्वीन मिस्टिक से आई थी और उनका उपयोग उत्तर लेने के लिए किया गया था, उसका मानना था कि वह तात्कालिक रूप से ऐसा कुछ भी तैयार नहीं कर सकती है जिससे गैमर मिस्टर फूल की दिलचस्पी हो। मैं समुद्र से सम्राट की डायरी को लेकर मैं शीघ्र ही करने का प्रयास करूंगी। कैटलिया ने गुपचुप तरीके से निर्णय किया। कुछ देर सोचने के बाद एमिलिन ने फोर्स से कहा, मैडम अगले 2 हफ्तों में मुझे नोटबुक किराए पर लेनी पड़ सकती है। कोई बात नहीं। फोर्स मूल रूप से मिस्टर मून को मैजिक बुक में संघर्ष की भेड़िया में और अतीक से परे की शक्तियों को जोड़ने के लिए पैसे खर्च करने के बारे में सोच रही थी, इसलिए वह उसके निवेदन को स्वीकार करते हुए बहुत खुश थी। इसका मतलब यह था कि न केवल वह पैसे खर्च नहीं करेगी बल्कि वह कुछ पैसे भी कमाएगी। इस विचार पर वह मदद करने से नहीं रुक सकी। यह भी रिकॉर्ड न करने की कोशिश करें, यदि मैमन की यात्रा की शक्तियां मुख्य रूप से पूर्ण चंद्रमा से भरी जाती तो वह
बहुत परेशान होती, जबकि अम्लिन ने सिर हिलाते हुए अल्जीरिया ने बीच में ठोकते हुए जैसे कि सोच रहा हो, क्या कोई समुद्र में रोज समूह सिद्धांत के प्रमुख निधायकी लोगों के प्रमुख सदस्यों की तलाश करने की शुरुआत करने वाली है? हाँ, मैंने सच को बिल्कुल नहीं छुपाया। योजना अंतिम रूप लेने के बाद मैं हर किसी से मेरी मेथड करवाऊंगा। कोबद नहीं, उत्तर देने वाला पहला व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ आदमी था, जो कांसी की लंबी मेज के कोने सिरे पर जॉर्ज मॉरो पर स्पैरो था। इसमें उसकी रुचि है। एमिली ने न केवल यह सोचा, बल्कि अन्य सदस्यों का भी यही विचार था, चाहे वे कितने भी धीमे क्यों न हो। हंगमैन हर्मिट और जस्टिस द्वारा रहस्य की सैंग्विन ऑपरेशन में मिस्टर मून की मदद करने के लिए सहमति के बाद टेरो क्लब का लेनदेन क्षेत्र समाप्त हो गया और मुक्त संचार का क्षेत्र शुरू हो गया। वर्ल्ड जैम और स्पैरो थोड़ी ऊपर उठकर स्टार लियोनार्ड को देखने लगे। मेरी यह सहायता करें कि उस व्यक्ति ने दूसरा निंदा का पता लगाया है। निंदापट ऑड्रे और अन्य सदस्यों ने तुरंत इस विचित्र शब्द को समझ लिया। वह उस खतरनाक विचार में हैरान हो गए। दूसरी निंदापट, मिस्टर स्टार उतने सरल नहीं है जितना वह दिखते हैं। वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिन्होंने पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक को देखा है। चर्च के सदस्यों और आधिकारिक बियॉन्डर की पहचान के अलावा उनके अन्य रहस्य थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह टेरो क्लब में शामिल हो गए हैं। लियोनार्ड भी डर के उछल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्लेन इस तरह का अनुरोध करेगा। अध्याय 1038 नामहीन। उत्तर देने के बाद लियोनार्ड को होश आया और उसने क्लेन के अनुरोध में निहित छिपे संदेश को समझ लिया। क्या उसका मतलब यह है कि उस बूढ़े आदमी ने एक बार ईशन निंदा स्लेट जैसी कोई चीज देखी थी? लियोनार्ड को सोचने का मौका दिए बिना वर्ल्ड जैम और स्पैरो ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और कुछ और ही बताया। चर्च ऑफ हेवरनाइट ने पुष्टि की है कि लोन किंग जॉर्ज III ने MI9 के उपनिदेशक ब्रिगेडियर जनरल कोना से प्राप्त जानकारी से एक विशेष रहस्य छुपाया है। किलगोर, उसने गुप्त रूप से रक्त सम्राट के खंडहरों को खोदने के लिए लोगों को भेजा और राक्षस संप्रदाय और मनोविज्ञान कीमिया ग्रहों के साथ मिली भगत की। क्लेन ने नकली व्यक्ति को नियंत्रित किया और उस मामले का विस्तार से वर्णन किया जो उसने पहले मिस जस्टिस को बताया था। काम पूरा होने के बाद उन्होंने विशेष उल्लेख किया। ऐसा लगता है कि तीनों चर्चों को पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। एचविन रैम्बस के गायब होने से मामला सतही तौर पर शांत होता नजर आ रहा है। ये संदेह करने का कारण है कि कोई गद्दार है। तीनों चर्चों के ऊपरी क्षेत्रों के बीच इस सप्ताह बैकलैंड में वास्तव में कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ है। ऐसा लगता है कि क्लेन ने चर्च से जानकारी प्राप्त की है। मैं उनमें से कुछ भी क्यों नहीं जानता? सुनते समय लियोनार्ड ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ विश्व जैम और स्पैरो पर एक नजर डाली। अस्थायी रूप से उसके विचार भटक रहे थे। उसे इस बात का संदेह था कि चर्च ऑफ एवरमाइट के लाल दस्ताने कौन थे और एक लक्ष्य जो पालन पोषण के लिए कुछ रैंकिंग का सदस्य बनने वाला था। अतीत को याद करते हुए वह लग रहा था किसी चीज को समझने के लिए, लेकिन वह प्रेरणा की उस चिंगारी को पूरी तरह से समझने और विचार को पूरी तरह से विकसित करने में असमर्थ था। जोवी, जिसने वाइकाउंट स्टैटफोर्ड के साथ अपनी मुठभेड़ और टैरो क्लब में उसकी गवाही को साझा करने और सहायता मांगने की योजना बनाई थी, ये जानकर दंग रह गए कि मिस्टर वर्ल्ड जिस मामले की जांच कर रहा था वह उसके लक्ष्यों से बहुत अधिक मेल खाता है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैंने डॉग क्षेत्र में वाइकाउंट स्टैटफोर्ड का पीछा करते समय मिस्टर वर्ल्ड से मदद मांगी होती। हम शायद इसे टालने में सक्षम हो गए होंगे। प्रतिबंध लगाएं और अधिक सुलह प्राप्त करें। जोवी ने चारों ओर देखा और अपने शब्दों पर विचार किया, खुद को बोलने के लिए तैयार किया। इस समय जब एल्गर सदमे में था, उसने इसे 4 महीने पहले की 3 की अवधि से जोड़ा, जो कि स्टार और जजमेंट के टैरो क्लब में शामिल होने से एक समय पहले की अवधि थी। उस समय वर्ल्ड जैम और स्पैरो ने टैरो क्लब के सदस्यों से कोना के किलगोर के बारे में जानकारी लेने में मदद करने का अनुरोध किया था और उन्होंने एचविन रैम्बस पर क्यूरिन के आत्महत्या के पीछे का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। वास्तव में क्यूरिन द्वारा एक साधारण आत्महत्या का मामला उसे दुनिया को अपना इतना समय और ऊर्जा खर्च नहीं करने देता। जिन मामलों की वह जांच कर रहा है और जिन लोगों पर वह ध्यान देता है वे बहुत संभावित रहस्य हैं जिनका वैश्विक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा तीनों चर्चों ऊपरी सोपानों में से कोई गद्दार हो सकता है। ये कौन सा कार्डिनल या उच्च पदस्थ डीकन हो सकता है? एल्गार बढ़ती अंतर्धारा और एक अवसर की गंध को महसूस कर सकता था। आमतौर पर वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स बहुत अधिक महत्व देता था। एक बियॉन्डर का सबसे अच्छा परिणाम, जिसने लंबे समय तक एक समुद्री डाकू के रूप में काम किया था, वह सीक्वेंस 5 ओशियन गीतकार बनना था। चर्च में लौटने के बाद वे अनिवार्य दंड देने वालों के ऊपरी स्तर के सहायक बन सकते थे। उनके लिए पवित्र कलाकृतियों का उपयोग करना और देवता बनना लगभग असंभव था। केवल स्थिति को बदलने और निरंतर विकास के माध्यम से ही वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और महान योगदान देने के लिए टैरो क्लब पर भरोसा कर सकता था। इस तरह वह पालन पोषण का लक्ष्य बनाया जाएगा। इसी तरह कैटेला को काले बादल दिखाई देने लगे बैकलैंड में, और साथ ही वहां चल रही तेज हवाएं भी। उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि रानी पिछले आधे साल से बैकलैंड में क्यों रह रही है। जहां तक एमलिन की बात है, उसने फिर एक बार महसूस करते हुए भौहें चढ़ाई कि बैकलैंड अब सैंग्विन के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं है। मैं केवल ये आशा कर सकता हूं कि यह रोज स्कूल ऑफ थॉट के प्रमुख सदस्यों के मेरे शिकार अभियान को प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही मुझे आशा है कि इससे पिता और मुझे पिछले साल ग्रेट स्मॉग के बाद की अवधि की तरह व्यस्त नहीं होना पड़ेगा। एमलिन की भ्रांति और गहरी हो गई उस प्रसंग को याद करने पर। उसने अपनी आंख के कोने से सूरज की ओर नजर घुमाई और पाया कि वह युवक सीधा बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं। वह मन ही मन उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं एचविन रैम्बस के ठिकाने का ध्यान रखूंगी, ऑड्री ने अस्थायी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। अस्थायी निर्णय। जोवी ने वर्ल्ड जैम और तथा स्पैरो को भी देखा और कहा, मैं ऐसे मामले की जांच कर रही हूं जिसमें राजा का रहस्य शामिल है। यदि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है तो कृपया अनुष्ठान में खड़े ना हो। इतना कहने के बाद उन्होंने संक्षेप में इस शर्म की समस्या का उल्लेख किया।
ठीक है। क्लेन जानता था कि यह राजा के ठिकाने का प्रदर्शन है या उसके रहस्य की जांच। ऐसे किसी भी मामले पर ध्यान दें जो आपके आसपास बहुत अधिक संयोगजनक लगे। यदि कोई संयोग हो तो तुरंत मुझे सूचित करें। उन्होंने सीधे तौर पर ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर या एडम का उल्लेख नहीं किया, इस डर से कि अन्याय और कंपनी व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकती और अत्यधिक चिंतित हों। यदि वे कोई समस्या प्रकट करें तो वे अनावश्यक ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा संयोग। फोर्स और टैरो क्लब के अन्य सदस्यों ने इस बात के आश्चर्य करते समय इस वाक्यांश को अपने मन में दोहराया। लगभग 10 सेकंड की चुप्पी के बाद डेरेक ने कहा, मैं तैयारी और समायोजन की अवधि के बाद दोपहर की शहर शिविर में अभियानी दल के साथ जाऊंगा। इस बार हम विशाल राजा के दरबार में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। ऑड्रे और कंपनी के लिए यह बहुत अचानक नहीं था। वे लंबे समय से जानते थे कि सिल्वर सिटी इस तरह का एक अभियान शुरू करेगी। इसके बाद सूर्य सीक्वेंस 5 में आगे बढ़ गया था, इसलिए वे चौंके या आश्चर्यचकित नहीं थे। इसके बजाय उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके धैर्य ने जवाब दे दिया है, मानो कोई पौराणिक कथा उनके सामने साकार रूप में प्रकट होने वाली है। एल्गार ने एक अस्पष्ट स्मरण दिया, जब समय आए तो अपने प्रमुख की व्यवस्था को सुने और बार बार मिस्टर फूड से प्रार्थना करने का पूरा प्रयास करें। यदि आप भ्रमित हैं तो आप चंद्रमा की तरह चर्चा के लिए एक छोटी सभा का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर हैंगमैन। डेरेक को इससे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये वह चीजें थीं जो वह आमतौर पर करता या करने के बारे में सोचता था। ये मामला समाप्त होने के बाद एल्गार कांस्य तवलिका के अंत में सम्मान की सीट की ओर मुड़ा और पूरी श्रद्धा से बोला, माननीय मूर्ख श्रीमान, मेरे पास उस मामले का जवाब है जिसकी मुझसे आप जांच करवाना चाहते थे। अन्य सदस्यों की हैरानी और जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने कहा, 5 फैक कर्नल थे जिन्होंने 1338 के कोनोटव समुद्री युद्ध में भाग लिया था। 2 की युद्ध में मृत्यु हो गई और एक की मृत्यु 1342 में आयोग के कारण अवकाश मिलने के बाद अत्यधिक शराब पीने के कारण हुई थी। एक को कॉमोडोर में पदोन्नत किया गया और इंपीरियल नेवी कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया और वह इसका कुलाधिपति बन गया। एक रियर एडमिरल बन गया और वर्तमान में एफएसी एक सबऑर्डिनेशन फ्लीट के दूसरे स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। जैसा ही उन्होंने कहा, उन्होंने विस्तृत जानकारी से भरे कागज के एक टुकड़े को तैयार करने का अधिकार मांगा। मूर्ख क्लेन ने इसे अपनी हथेली में चमकते हुए देखा और जल्दी से इसके माध्यम से चला। उसने फांसी पर लटकने वाले की 1338 के कोनोटव समुद्री युद्ध में फैक के नट्टे के कर्नलों की जांच कराई थी, मुख्य रूप से रेंगते हुए भूख के मूल मालिक को तलाशने के लिए। उस नौसैनिक अधिकारी ने उस समुद्री युद्ध में नट्टे के दूसरे साथी अंडी हायन को पकड़ा था और उसे चरा लिया था। वह पूर्ण विजेताओं में से एक था, इसलिए उसके लिए युद्ध में मरना असंभव था। फांसी पर लटके हुए आदमी के साथ उसके बाद के उस द्वीप में खोज और मुठभेड़ के लिए उन्होंने क्लेन को संदेह था कि कांगोज को ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के द्वारा दस्ताना दिया गया था। चाहे वे अधिकारी हो या परिधि सदस्य, उसके लिए इतनी आसानी से मरना या शराब से मरना असंभव था। बेशक मैं चुप रहने की संभावना को समाप्त नहीं कर सकता। क्लेन ने तुरंत सोचा और सफेद कागज के टुकड़े पर 3 नाम याद कर लिए। बोरिस 1347 में मर गया, मृत्यु का कारण अत्यधिक शराब पीना। सुजडेल 1348, कॉमोडोर फेस्क, इंपीरियल नेवी कॉलेज के कुलाधिपति। दिमित्री 1347, रियर एडमिरल एफएसी एक सबऑर्डिनेशन फ्लीट के दूसरे स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर। अपनी नजरें हटाते हुए मूर्ख क्लेन ने धीरे से सिर हिलाया और फांसी पर लटके हुए आदमी से कहा, बात के तीनों की विस्तृत जानकारी इकट्ठी करते रहो, उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानो। हाँ मिस्टर फूल, एल्गार ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। ये उनके लिए एक मौका था। मिशन पूरा होने के बाद वह क्रॉस उधार लेने का अनुरोध करने का प्रयास कर सकता था। आदान प्रदान के एक और दौर के बाद सप्ताह की टैरो सभा समाप्त हुई। इसके बाद लियोनार्ड वास्तविक दुनिया में लौट आया। सोफे पर बैठते हुए वह एक पल के लिए झिझका, फिर कॉफी टेबल पर पैर रखने के बाद फिर धीमी आवाज में पूछा, बूढ़े आदमी, क्या तुमने पहले उसके दिमाग में दूसरी ईशन निंदा स्लेट देखी थी? पहले से जोरस की धीमी आवाज आई, नहीं, जिसने दूसरी ईशन निंदा स्लेट देखी वह मेरे परदादा थे। जिसने इसका उल्लेख किया, लियोनार्ड ने पहली सोरस के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि विचार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ईशन निंदा स्लेट वास्तव में मौजूद है। बूढ़े आदमी के परदादा ने दूसरी ईशन निंदा स्लेट देखी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह एक दूध देस्ता बन सकता है। कुछ सेकंड्स के बाद लियोनार्ड ने उत्सुकता और उम्मीद से पूछा, बूढ़े आदमी, क्या तुम हेल्थ वॉचर का पोषण फॉर्मूला जानते हो? पहले जोरस ने तुरंत उपहास किया, भोले माताओं की तरह मेरे परदादा के अनुसार यह एक तात्कालिक स्थिति और एक सीमित अवसर था। ईशन निंदा स्लेट केवल कभी भी गायब हो सकती थी। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बाकी की चीजों पर ध्यान देने से पहले एक पूरे बियॉन्ड पद को समझना जानता होगा। इसके अलावा ईशन निंदा का ज्ञान अपने सार में प्रकट हुआ, न कि पाठ्य रूप में। हर कोई जिसने देखा उसे समझने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। जब ईशन निंदा स्लेट को हटा दिया गया तो हर कोई पूरी तरह से बियॉन्ड पद को याद नहीं कर सका, तो वे दूसरों की कैसे चिंता करते। मेरे पास अन्य मार्गों के बहुत सारे पोषण फॉर्मूला हैं, लेकिन वे परिवार के द्वारा धीरे धीरे इकट्ठा किए गए थे। उनमें से बहुत से उच्च अनुक्रम सूत्र नहीं है। क्या ऐसा है? लियोनार्ड ने सूखी हंसी की ओलेट और पूछा, दूसरा ईशन निंदा स्लेट कौन ले गया? पहले दोरस ने सेल्विन में सेलेजेट को कोई दोस्ताना कहा या कि बौद्धिक, क्या पहले ही परसरसेलिस को रासरिया का कढ़ाने इसको गायब कर दिया गया था? कम से कम सतह पर नहीं। सेलेजेट के पास अलग परिस्थिति, अलग तरह के शब्दों की पहचान भी, यदि वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता थी। अध्याय 1039 आशा। गहरे अंधेरे आकाश में बिजली की एक चमक चमकी जिसने पूरे चांदी के शहर को रोशन कर दिया। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला और ये जल्द ही अंधेरे में गायब हो गया और दुनिया को उसकी गहरी काली स्थिति में लौटा दिया। डेरेक बर्ग की आंखें खुलने के बाद वो तुरंत बिस्तर से उतरा और दरवाजे की ओर लपका। चलते समय उसने अपनी गति धीमी कर ली। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से विरोधाभासी की। मुझे मुखिया के समक्ष रचनाकार के अवशेष का उल्लेख कैसे करना चाहिए? सीधे मुखिया को बताएं,
एक वस्तु ने मेरा ध्यान खींचा है। नहीं नहीं, हालांकि मिस्टर हैंग्डमैन के अनुसार प्रमुख के पास ऐसे मामलों के प्रति एक मौन समझ है। मैं बहुत सीधा नहीं हो सकता। डेरेक हमेशा दुबले पतले युवा थे, यहां तक कि जब उसके माता पिता जीवित थे तब भी वो कभी कभार ही वस्तुओं के लिए अनुरोध करता था। वो वहीं रुक गया, गंभीरता से मिस जस्टिस, मिस्टर हैंगमैन और टैरो क्लब के बाकी सदस्यों के साथ हुई चर्चाओं को याद करने की कोशिश कर रहा था, उनकी नकल करने और एक उचित बहाना खोजने की उम्मीद कर रहा था। पूरे दिन संभावित घटनाक्रम का अनुकरण करने के बाद डेरेक ने अपनी बात दोहराई, होठ और प्रत्यक्ष होने का फैसला किया। थंडर गॉड की दहाड़ लेकर उसने दरवाजा खोला, सड़कों में प्रवेश किया और शहर के उत्तर में स्थित ट्विन टावरों की ओर चला गया। रास्ते में सिटी ऑफ सिल्वर के कई निवासी प्रशिक्षण क्षेत्र में एकत्र होते समय मुस्कुराते हुए अपने घरों से बाहर निकले। ये समय काली घास की कटाई का मौसम था, जो चांदी के शहर के लिए निर्माता को बलि चढ़ाने का त्योहार था। ये उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब लोग अंधेरे में भी खुशी महसूस कर सकते थे। उछल कूद करते बच्चों और काले चेहरे वाले घास के ताबीजों और अंगूठियां पहने हुए वयस्कों को उनकी चर्चा और गायन सुनते हुए देखकर डेरेक का दिल शांत हो गया, क्योंकि उसके कदम मजबूत हो गए थे। ट्विन टावरों के शिखर पर आकर उन्होंने संदेश दिया और टावर के शीर्ष पर एक विशेष कमरे में 6 सदस्यीय परिषद के प्रमुख कॉलिन इलियट से मुलाकात की। ये दैत्य शिकारी हमेशा की तरह गंदा और घिसा पिटा था। उसने इसे सुलझाने में कोई प्रयास नहीं किया था। उसके चेहरे पर गहरी या विकृत पुराने निशान थे। उसकी हल्की नीली आंखें अनुभव से भरी गहरी थी, मानो वे किसी व्यक्ति के आर पार देख सकती हों। डेरेक ने उसे सलाम करने के बाद सिर हिलाकर कहा, लाइट पोशन के पुजारी के बारे में आपकी समझ कैसी है? यह आध्यात्मिकता के अभिसरण और विभिन्न चिकित्सीय मंत्रों के साथ संबंधित परिचितता की बात कर रहा था। डेरेक ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, लगभग समझ लिया। हाँ, कोई जल्दी नहीं। अभियान दल के अन्य सदस्यों को अभी तैयारी करनी है। उन्हें अभी भी एक निश्चित समय की आवश्यकता है। लेविया की तरह वे अपनी उन्नति के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर रही है और खोज रही है। कॉलिन इलियट ने एक आकस्मिक उल्लेख दिया, बसर विशाल राजा के दरबार के अभियान में एल्डा लेविया भी भाग लेंगे। वे देवी बनने की कोशिश कर रही हैं। डेरेक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने बिना कुछ छिपाए पूछा, एल्डा लेविया के पास अग्ना पोषण फॉर्मूला है? ये एक समस्या थी जो इस चरवाहे बुजुर्ग को पूरे समय परेशान करती रही और उसे वर्षों तक देवता बनने से रोकता रहा। हाँ, कॉलिन ने सकारात्मक उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, क्या इस बार कुछ है? ये सुनकर डेरेक चिंतित हो गया। उन्होंने कोई अनुरोध नहीं किया, बल्कि सीधे कहा, महामहिम, मैंने रचनाकार का एक अवशेष खोजा है। ये सूर्य पथ के अछाया रहित क्रमचार से मेल खाता है। लिनन शर्ट में लंबा और मांसल कॉलिन ने जैसे ही उसकी आंखों का रूप बदल गया, उसने अपनी आंखें से कोड़ ली। उन जटिल और अवर्णीय कंभावनाओं ने डेरेक को वहीं पर स्थिर कर दिया, जिससे वे एक क्षण भर के लिए भूल गए कि वो आगे क्या कहने वाला था। अवर्णीय सन्नाटे के बीच डेमन हंटर कॉलिन ने गहरी आवाज में कहा, अवशेष। डेरेक की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसने गलती से किसी बहुत महत्वपूर्ण बात का उल्लेख कर दिया है। उसे दुख था कि रचनाकार को बहुत लंबे समय तक खा लिया गया था, ये जानते हुए कि वो पूरी तरह से गिर गया था, कभी वापस ना लौटने के लिए। उसी इससे भ्रम हो गया कि ये सामान्य ज्ञान है। मुखिया के सवाल और निगाहों का सामना करते हुए डेरेक चुप हो गया। क्षण भर के लिए उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं सूझा। वे कुछ सेकंड तक हिचकिचाया और आखिरकार बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। हाँ, अवशेष। राजाओं ने यहोवा को धोखा दिया। उन्होंने अवचेतन रूप से उस शब्द का प्रयोग किया जिसे दोपहर के शहर के चर्च ने संदर्भित करते समय प्रयोग किया था। मरण के राजाओं को देखने के बाद कॉलिन ने डेरेक की ओर देखा। उसकी हल्की नीली आंखें अस्थायी रूप से ध्यान खो रही थी। ये दैत्य शिकारी एक क्षण तक चुप रहा। काफी देर बाद और लगभग 1 मिनट के बाद उसने शांति से कहा, समझ गया। उसकी आवाज अवचेतन रूप से गहरी हो गई। उन्होंने ये नहीं पूछा कि डेरेक ने जिस रचनाकार के अवशेष को खोजा था वो कहाँ था और वो कैसा दिखता था और उसका क्या उपयोग था। जैसे ही उसने विषय को जारी नहीं रखा, उसकी आंखों में गहराई आ गई। इसके बजाय उन्होंने कहा, आप पहले ही क्रम 5 बन चुके हैं। आपको ये जानने का अधिकार है कि शहर में कौन सी पवित्र मोहरबंद कलाकृतियां हैं। एक बार जब आप अपनी आध्यात्मिकता को एकत्रित करने और पूरी तरह से समझने में सक्षम हो जाते हैं, मैं आपको संबंधित जानकारी दूंगा और आपको उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां उन्हें सील किया गया है। यदि आपको पवित्र मोहरबंद कलाकृतियों में से किसी एक से जुड़ाव है, तो आप इसकी नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां उन्होंने जिस आत्मीयता का उल्लेख किया, वे डेरिक के मनस और सीलबंद कलाकृतियों पर मनस चिन्ह
चिन्ह के परे रचनाकार के उच्च क्रम के बीच समानता की ओर संदर्भित करता है। ये भयानक नकारात्मक प्रभावों को कुछ हद तक धोखा देकर कम कर सकता है। चांदी के शहर में वहां विशिष्टता और घटकों के परे सामान्य की कमी नहीं थी। इसके अलावा हर कोई अभिनय पद्धति जानता था, केवल सासकार उन्हें प्रगति करने से रोक रहे थे। कभी कभी पोषण फॉर्मूला के बिना ये क्रम 6 क्रम 5 से या क्रम 5 से 6 से प्रगति करने से नहीं रोकता था। जब तक किसी व्यक्ति ने पिछली बार पोषण का सेवन करके ठीक से आगे बढ़ा हो और उसे पूरी तरह से पचा लिया हो, तो यदि कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार हो तो वे आगे बढ़ने के लिए सीधे एक परे विशेषता का उपभोग करने का प्रयास कर सकता था। संभावनाएं सफलता की दर बहुत कम नहीं थी, लेकिन क्रम 6 से 5 तक किसी अनुष्ठान की मदद के बिना सफलता की संभावना बहुत कम थी। इसलिए चांदी के शहर में क्रम 6 परे बहुत थे, लेकिन क्रम 5 और ऊपर की दुर्लभता होती गई। ये एक ऐसा स्तर था जिस पर गंभीर विचार विमर्श होता था। मुखिया ने अचानक इसका उल्लेख क्यों किया? उसका मतलब है कि मैं रचनाकार के अवशेष के बदले में पूरी तरह से मोहरबंद कलाकृति चुन सकता हूं। मैंने अभी तक इसका उल्लेख भी नहीं किया है। हाँ, मैं सबसे पहले श्रीमान मूर्ख को जानकारी दूंगा, ये देखने के लिए कि कौन सी वस्तु उसे प्रसन्न करेगी। डायरेक्ट एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि उसे कुछ एहसास होता, उसने जोर से सिर हिलाया। हाँ महामहिम। विदा लेते समय और फसल में भाग लेने के लिए तैयार होते समय उन्होंने कुछ और नहीं कहा। डेमन हंटा कॉलिन ने उसकी आकृति को गायब होते देखा जब वे धीरे धीरे खिड़की की ओर गए और प्रशिक्षण क्षेत्र के पास वेदी पर अपनी नजर डाली। वहां पहले ही बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। वे सृष्टिकर्ता की वेदी की परिक्रमा कर रहे थे और वे देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राचीन नृत्यों का उपयोग कर रहे थे। अन्य लोग शक्तिशाली अस्तित्व की प्रशंसा गा रहे थे। उनके चेहरे पर स्पष्ट मुस्कान थी। उनकी आंखें उम्मीद और प्रतीक्षा से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो यदि वे कुछ और वर्षों तक रुके रहें तो निर्माता वापस आ जाएगा और सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। पिछले 2000 से 3000 सहस्त्राब्दियों में इस प्रकार की उम्मीदें बार बार टूटती रही हैं, लेकिन ये घटनाएं निराशा और बोझ का विरोध करने में उनके दिलों का समर्थन करने के लिए बार बार उठ खड़ी हुई। कॉलिन एलियट खिड़की के पास खड़े होकर गहरे सोच में डूबे थे, जो ये सब देख रहे थे। बैकलून स्ट्रीट। भूरे धुंध के ऊपर से वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद क्लेन का दिल भारी हो गया। भूरा धुंध ऊपर श्रीमान के भोजन की वेदी से रानी के शिकार पर शादी के समारोह में तुरंत भाग लिया, और उससे पहले कि उसे कुछ पता चलता वे विशाल राजा के दरबार में नॉलेज एंड लाइट के शहर के बीचों बीच आ गए, जिसके बाद वे मित्र के सभी प्रकार के भस्ता गए और तुरंत एक बहुत बड़ी योजना बनाई। इन सारी तैयारियों के बाद क्लेन गिलेन की भानी 1 तारीख पर 2 बजे कांग्रेस के मंडल में गए, तुरंत धुंध के बारे में पैगाम दिया और देखा कि वे भगवान के पास नहीं जा सकते, कोई भोजन नहीं दे सकते थे। दुनिया काफी गंभीर हो गई थी और बिना किसी जानकारी के विकास हो रहा था। गेन स्टैफेट ने खूब खाया और विमुख्य के साथ सहयोग करके देखा कि राजा गद्दी पर था। ये महामहिम के घर से आया था। इस समय पर अन्य लोगों ने उसे गद्दी पर बैठे देखा और वे महान राजा को खुद कल्पनाशील व्यक्तित्व की व्यवस्था करते हुए देखने में सक्षम रहे। इसके बाद कई विवाद का निर्णय हो गया और महामहिम ने लोगों को बाहर निकाल लिया, जिससे दुनिया गंभीर हो गई। वे उदार भाव से इतना ज्यादा नहीं सोच सकते थे और एक बार फिर भूरे धुंध के ऊपर लोगों के साथ मिलकर चर्चा करने लगे। उन्हें संकेत मिल गया कि ठीक वैसे ही मिस्टर गॉल पूरी तरह से एक दोस्त हो सकते हैं। वहां विपरीत कमरे में अपने समकक्ष मिस्टर हैंगमैन का इंतजार करते रहे थे। वे पूरी तरह से पेस से जुड़े हुए थे और अपने मित्र के लिए अन्य भोजन की तैयारी कर रहे थे। उनके दोस्त ने आग से भोजन बनाया और धुएं के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। उसी तरह और बिना किसी सूचना के एक भविष्य पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने जब अब तक तैयारी की और पूरी तरह से अपने भाव प्रभावित देखे थे, तब उन्होंने एक ऐसा आदर्श देखा जिससे दूसरे असर में नहीं रहे थे और उन्होंने उसे अपना अधीन कर लिया। अध्याय 1040। समुद्र की शांत सतह। इतना खराब भी नहीं। एक दर्शक की अपने भावनाओं को समायोजित करने की क्षमता काफी प्रभावशाली होती है। साइकिल के पिछली सीट पर बैठे गोल्डन रिट्रीवर को देखकर क्लेन ने मन ही मन टिप्पणी की। फिर उसने साइकिल का आकार बनाया जो सड़क पर चलने वाली साइकिलों से अलग दिखती थी। उन्होंने सहजता से पूछा, क्या यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन की गई नई बाइक है? आपका क्या मतलब है विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया? यदि आप इसकी सवारी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऑड्रे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। केवल मैं बाइक कंपनी के लोगों से कहा कि उन्हें विभिन्न जनसांख्यिकी की आवश्यकताओं पर विचार करने की आवश्यकता है। यह उनका नवीनतम उत्पाद है जिसे उन्होंने डिजाइन किया है। इसका औद्योगिकीकरण होना अभी बाकी है। मुझे उन्हें कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए एक प्रोटोटाइप दिया गया था। एक उत्कृष्ट विचार।
क्लेन ने सोच समझकर पूछने से पहले मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। क्या आप बैकलैंड बाइक कंपनी के मालिक को जानते हैं? जवाब देते समय ऑड्री की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बेशक, मैं बैकलैंड बाइक के प्रमुख शेयरधारकों में से एक हूं। प्रमुख शेयरधारक? मैं उसके बारे में लगभग भूल गया था। अंततः वह सफल हुई। ऐसा लग रहा था कि क्लेन को कुछ समझ आ रहा था, क्योंकि उसके होंठ के किनारे थोड़े से मुड़े हुए थे और उसने आत्मनिंदा के अंदाज में अपना सिर हिलाया। मैं देखता हूं, मेरी कल्पना अभी भी पर्याप्त अच्छी नहीं है। यह कैसा है? इसकी सवारी करने के बाद कैसा महसूस होता है? ऑड्रे ने साइकिल का हैंडल पकड़ा और अपनी आंखें थोड़ी सी घुमाई। याद करते हुए उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। यह महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। माननीय महिला, आपने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं कहा पहले। क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसने लड़की को नहीं रोका। ऑड्रे मुस्कुराया और जारी रखा, मेरे लिए यह मुझे अपना मूड समायोजित करने और तनाव दूर करने में मदद कर सकता है। यह घोड़े की सवारी करने जैसा है। हालांकि इसके लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है और मुझे इसे उपनगरों में घोड़ा फार्म में करना होगा। घर पर या सड़कों पर घोड़े को पूरी गति से दौड़ाना असंभव है। इसमें उस एहसास की कमी है, लेकिन साइकिलों में वह समस्या नहीं है। मैं उन गलियों में भी जा सकता हूं जहां घोड़ा गाड़ियां प्रवेश नहीं कर सकती। यह मुझे अलग अलग नज़ारे देखने की अनुमति देती है। अभी मैं एक घर के पास से गुजरा और देखा कि उनका बगीचा फूलों से खिल रहा है। इससे मुझे विशेष खुशी महसूस हुई। ओह, जब मैं साइकिल पर अन्य लोगों से मिला तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। वे थोड़ी सी आशा लेकर जीने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि वे व्यस्त और जल्दी में हैं, फिर भी वे उदासीन नहीं दिखते। ठीक है, मुझ पर हंसो मत। मैं जानता हूं कि आप यह कहना चाहते हैं कि जो लोग साइकिल खरीद सकते हैं वे निश्चित रूप से समाज के सबसे निचले पायदान पर नहीं हैं। मैं बस उसके लिए खुश हूं, उनके लिए। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं बैकलैंड की हर सड़क से गुजर सकूंगा। जैसे ही उसका मूड बेहतर हुआ, क्लेन चुपचाप सुनता रहा। मिस जस्टिस के वर्णन से यह दृश्य उनके सामने आना संभव लग रहा था, और यह एक मामूली परिवर्तन था जो उन्होंने इस दुनिया में लाया था। उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरे पास इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं है। यह बहुत रोचक लगता है। यही वह है जो मैं बैकलैंड में देखना चाहता हूं। जितनी अधिक विवाहित। मुझे मूल रूप से कुछ चीजों के बारे में संदेह था, लेकिन अब मुझे कम संदेह लगता है। इसके साथ उन्होंने 222 फेल्प स्ट्रीट, लोन चैरिटी बेरी फाउंडेशन के दरवाजे की ओर इशारा किया। चलो अंदर चलते हैं। ऐसा लगता है कि जल्द ही बारिश होने वाली है। ठीक है, मैं साइकिल पार्क कर दूंगा। ऑड्रे साइकिल से उतरी और उसने और अपने गोल्डन रिट्रीवर को पिछले दरवाजे की ओर धक्का दिया। वहां साइकिलों के लिए एक पार्किंग स्थान था जिसे विशेष रूप से चिन्हित किया गया था। घर के अंदर था, इसलिए बारिश से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लोन चैरिटी बेरसी फाउंडेशन जैसे संगठन में अधिक से अधिक कर्मचारी, जिन्हें अक्सर पूर्वी बरों में गहराई से यात्रा करने की आवश्यकता थी, साइकिल चलाना शुरू कर दिया गया था। बेशक, उनमें से किसी ने भी ईस्ट बरों में इतनी गहराई तक ऐसे परिवहन उपकरण पर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहां पर सब कुछ चोरी किया जा सकता था। जैसे ही वे पिछले दरवाजे के पास पहुंची, सूजी साइकिल से कूद पड़ी। वह पहले से ही उस स्थान को देखने के लिए मुड़कर हैरान हो गई। ऑड्रे, मिस्टर डांटे के व्यक्त का स्वर मिश्रित था जब उन्होंने आपको यह कहते सुना कि आप साइकिल कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों में से एक हैं, लेकिन मैं उनका सही अर्थ समझने में विफल रही। ऑड्रे ने अपने होंठ भींचकर हंसी और कहा, मैंने पहले सुना था कि मिस्टर डांटे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने साइकिल कंपनी के शेयर खरीदने के लिए हिब्बर्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास किया था। अब मुझे समझ में आया। सूजी ने एक स्पष्ट मुस्कान प्रकट की और अपने अवलोकन की सटीकता के लिए खुश हो गई। अकेले चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के अंदर क्लेन ने बहुत ही सजनतापूर्वक मिस ऑड्रे के वापस आने तक अपने बियॉन्ड कुत्ते पर प्रतीक्षा की और उनके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर गए। इस समय कर्मचारी आगे बढ़ा और ऑड्रे से कहा, निदेशक, बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से चांसलर पोर्टलैंड मोमेंट आपके रिसेप्शन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। चांसलर मोमेंट यहाँ क्यों है? ऑड्रे ने आश्चर्य से पूछा। स्टाफ ने सबसे पहले निदेशक ड्वेन डांटे का अभिवादन किया। उसने नहीं कहा। इससे पहले कि कर्मचारी अपना वाक्य पूरा करते, मोटा और सुर्ख चांसलर पोर्टलैंड मोमेंट अपने सफेद बालों में कंघी करते हुए रिसेप्शन कक्ष से बाहर आ गए। फिर उन्होंने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और झुके। माननीय मिस ऑड्रे, कृपया मुझे क्षमा करें उतावलेपन से दौरा करने के लिए। ऋण में उन्हें एक दूसरे को जानने के बाद उन्होंने कुलीन महिलाओं को उनके अंतिम नाम से अभिवादन किया और युवतियों को नाम से नमस्कार किया। यह मेरी खुशी है, ऑड्रे ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। पोर्टलैंड मोमेंट ऐसे चांसलर थे जो अकादमिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देते थे। बिना किसी और चापलूसी या प्रसन्नता के वे मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से बोले, यही बात है। मैं अपने तकनीकी विश्वविद्यालय में एक यांत्रिक प्रयोगशाला जोड़ना चाहता हूं। लक्ष्य विभिन्न प्रकार की यांत्रिक प्रौद्योगिकियों का आविष्कार और प्रचार करना है जो व्यवसायों और दैनिक जीवन में सहायता करता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इनमें दान करना या निवेश करने में रुचि रखते हैं। नमस्ते ड्वेन, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके पास साथ मिलकर काम करने का कोई विचार है? चिंता मत करो, मुझे उच्च शिक्षा आयोग से अनुदान निश्चित रूप से मिल जाएगा। यह एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन बैकलैंड और पूरा साम्राज्य भंवर में फंस सकता है। बाद में प्रिंसिपल मोमेंट की बातें सुनकर क्लेन थोड़ा चकित रह गया। ऑड्रे ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, यह रोचक लगता है, लेकिन मुझे और जानकारी देखनी होगी। यह मेरी और आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्लेन ने कहा।
पोर्टलैंड मोमेंट बड़ी मुश्किल से चिल्लाया, कोई बात नहीं, मैं वापस आने पर जानकारी की व्यवस्था करूंगा। घूमे धुएं के सागर में जेएम और स्पैरो वास्तव में एंडरसन की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। साथ ही वाइस एडमिरल बीमारी से संबंधित वस्तुओं की खोज का क्या मतलब है। कई लुटेरे इसी तरह की किसी चीज के पीछे पागलों की तरह पड़े रहते हैं, लेकिन वह सफल हो गए हैं। दैनित, जिसे जेएम और स्पैरो का संदेश मिला था, वह पूरी तरह से हैरान था, लेकिन अपनी उलझन के परवाह किए बिना उसने मिस्टर फूल को गंभीरता और ध्यानपूर्वक धन्यवाद दिया। इसके बाद उसने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी नीचे रख दी और कैबिन में प्रवेश करने के लिए मुड़ गई। सीधे उस कमरे में जा रही थी जहां एंडरसन अपनी पाठन कर रहे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहें से कोटकर दैनित दरवाजे पर खड़ा हो गया और एंडरसन से कहा, जो एक चित्र बना रहा था, कैसा है? तुम्हारे पेट में जो चीज है इसका पाचन कैसा है? एंडरसन ने अपना ब्रश नीचे रखा, दैनित की ओर देखा और जोर से जवाब दिया, यह पहले से ही जानता है कि मुझे डैडी कैसे कहना है। दैनित अनचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया। मुस्कुराते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं, यह बुरा नहीं है। तुम्हारे कप्तान के पास विचार और प्रेरणा है। एकमात्र समस्या यह है कि हमें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा है। मेरे पेट में वस्तु अलग हो गई है, इसका मुझ पर लंबे समय तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलते बोलते उसने अपना पेट मलना चाहा। दैनित ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उत्सुकता से पूछा, वहां मूल रूप से किसी प्रकार का प्रभाव था? एंडरसन ने दैनित को कई बार आकार दिया। तुमने सुना होगा कि कुछ परे की विशेषताएं या औषधि उन वस्तुओं में घुस जाती हैं जो उनके साथ लंबे समय तक संपर्क में रहती हैं और उन्हें सीलबद्ध आकृतियों में बदल देती हैं जिनका उपयोग करना मुश्किल होता है। हालांकि एक मानव का शरीर सिर्फ एक अपेक्षाकृत विशेष वस्तु है। कभी कभी मुझे वास्तव में संदेह होता है कि आपने परे की शक्तियां औषधि के संपर्क के माध्यम से प्राप्त की हैं, न कि सेवन करके। इसलिए तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। अतीत में दैनित निश्चित रूप से क्रोधित होता, लेकिन अब वह सिर्फ हंसा ही। दूसरे शब्दों में, यदि आप इसे अलग नहीं करते हैं तो आपके पेट में मौजूद चीज धीरे धीरे विलीन हो जाएगी और फिर से आपके मस्तिष्क सहित आपके शरीर का पुनर्निर्माण करेगी। यह सुनकर एंडरसन आश्चर्यचकित रहा। बहुत अच्छा, जारी रखो, रुको मत। मुझे लगता है कि आप क्रम 6 पर आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, आप आमतौर पर आग लगाने में बहुत कुशल हैं। दैनित ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पास केवल सामग्री की कमी है। जेएम और स्पैरो के निर्देशों के बारे में सोचते हुए उसने अनिच्छा से दबाव बनाया। अलग होने के बाद मामले से किस तरह निपटना चाहिए? हंसते हुए एंडरसन ने अपनी शर्ट का पहला बटन दबाया। 2 संभावनाएं। एक तो यह है कि किसी ऐसे देवता की मदद लेना जो किसी अछायाहीन देवता की तरह हो, जो वस्तु को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल दे। इस पहलू में तुम्हारा कप्तान किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो ऐसा कर सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि उस वस्तु को शुद्ध करते समय मेरी परे की विशेषता भी शुद्ध हो सकती है या मेरा क्रम गिरा देगी और यहां तक कि मुझे एक सामान्य व्यक्ति में बदल देगी। दूसरी चिंतन विधि यह है कि आप आयरन ब्लडेड नाइट पोशन फॉर्मूला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित अनुष्ठान और पूरक सामग्री तैयार करें और देखें कि क्या उस वस्तु को समायोजित करने और देवता बनने के लिए उसका उपयोग करने का कोई तरीका है। यह बहुत खतरनाक लगता है। दैनित ने विचार की दूसरी विधि का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया। एंडरसन की मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। वास्तव में यह बहुत खतरनाक है। मुझे भी नहीं पता यह काम करेगा भी या नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह इतना चुनौतीपूर्ण कार्य है कि इतनी बड़ी रही विधि की तुलना में यह मेरे सौंदर्यपरक निर्णय से अधिक संगत है? दैनित ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। इसके बाद उसने उकसाने और जांच करने वाले अंदाज में पूछा, क्या आपके पास कोई बड़ी विरासत नहीं है? नहीं। धन। मैं तुम्हारी राख वापस ला सकता हूं। एंडरसन बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ और गंभीरता से सिर हिलाया। तुम समय आने पर सीधे मेरी राख खाने का विचार कर सकते हो। इस आदमी को बिल्कुल भी उकसाना क्यों संभव नहीं है? दैनित के मुख के कोने हिल गए। वह चांसलर से पूछना चाहता था कि वह वाइस एडमिरल बीमारी से संबंधित वस्तुएं कैसे प्राप्त कर सकता है। देर रात 160 बैकलैंड स्ट्रीट में जब क्लेंस होने ही वाला था, उसने मिस मैसेंजर को हाथ में 4 गोरे लाल सिर लिए निकलते हुए देखा। उनमें से एक ने एक पतले लिफाफे पर हाथ मारा जिसमें एक पत्र भरा हुआ था। यह किसका है? क्लेन ने आदतवश पूछा और इसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रियोनेट टेंकर के 4 सिरे के करके बोले,